अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो अपनी रूटीन से मुतालिक के बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सोने जागने उठने में, जिससे मुतालिक हम रोजाना की बुनियाद पे सेगमेंट भी करते हैं। देखिए बोलने में मुश्किल होना शुरू हो गई है, सही बात है। जुबान भी साथ नहीं दे रही। एग्जैक्टली नींद हमारी सबकी इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है और ये रूटीन हमने खुद अपनी ख़राब की हुई है और वाकई इसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे होते, अल्फाज आपकी ज़ुबान पे नहीं आ रहे होते और आपका दिमाग जो है ना वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग बंद हो गया, यू डोंट हैव एनर्जी। तो आप खाना पीना जितना मर्जी अपना अच्छा रख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जैसे जो कि हम सब कर रहे हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड शुएब कि क्यों ऐसे होता है कि आपको नींद मतलब वैसे ही नहीं आ रही होती सहरी तक। नहीं, आई थिंक सबीन उसकी वो वजह शायद ये है साइकोलॉजिकल ना कि अच्छा उठना है, अलार्म लगाया होता है या अदरवाइज उठना होता है, तो ये बात तो एक ही बार खा के सो जाएंगे। हाँ, फिर भी नींद नहीं आती है। वाकई में उसके बाद ज़रा अगर ऑफिस है आपका, जिनका ऑफिस है, बच्चों का स्कूल होता है, आपने अदरवाइज उठना होता है बच्चों को स्कूल अगर तैयार भी करना है, आपने ड्रॉप करने भी जाना है अदरवाइज, तो ज़रा आपकी वो रूटीन थोड़ी चेंज हो रही है। अच्छा, तो जो एक ये रूटीन जो हम 30 दिन की बना लेते हैं और उसके बाद जो ईद के बाद हालात होते हैं वो तो सबके सामने होते हैं कि वो वाकई आपसे ना उठा जा रहा होता है। बल्कि ना सबीन स्पेशली 5 बजे के करीब ना ईद के बाद मुझे याद है कि जब रमजान के बाद जो भी सहरी का टाइम हो, ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती थी ना कि पेट कहता था कि हम सानू खिलाओ। अच्छा, बिकॉज आपका स्टमक आदी हो गया ना, आप 30 दिन एक ही चीज कर रहे हैं, एक रूटीन रख रहे हैं, तो वो आपका स्टमक भी आदी हो गया है एंड देन ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट कि आप उसको रेजिस्ट करें। बट स्टिल देखिए उसके बाद भी एक आध हफ्ता गुजरता है, एक आध हफ्ते के बाद आपकी रूटीन सेट हो जाती है। अगर आप हीट नहीं है और आप उस अगर आप उस तरह से अपनी रूटीन नहीं रख पाते ना, बिकॉज हम अक्सर ये भी करते हैं ना कि ठीक है अब बन गया रूटीन तो बन गया, क्या करें। सही बात है। वो जो ढिटाई है वो आपकी, नहीं मैं सीरियस कह रही हूँ, उससे आपकी इतनी सेहत, इतने लोगों की सेहत खराब होती है। देखिए लोग कह रहे होते अच्छा हमें बॉडी पेन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, हमारा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, अच्छा हमें गुस्सा आ रहा है, जो एग्रेशन है, जो रमज़ान में हम कहते हैं ना कि इतना गुस्सा क्यों बढ़ जाता है, तो अक्सर तो हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि जो गुस्सा इस वजह से कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, आपका रोज़ा है। वो सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होती है कि आपको गुस्सा आ रहा है, वो तो ये चीज़ भी होती है कि आपकी रूटीन इतनी बुरी है या आपने अपना खाने पीने में ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि जाहिर सी बात है वो आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ पे जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे आगे चल के, और इसके अलावा भी हमारे बहुत से मौजूदात हैं जिन पे हमें आपसे करनी है बात। और राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आप जब हमारे साथ रहते हैं और जो फीडबैक आप दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, वी आर लविंग दैट एक्चुअली। जिस तरह के सेगमेंट्स आप पसंद करें, बल्कि जो आपका फीडबैक आ रहा है कि अच्छा ये इनकॉर्पोरेट करें, इस मौजूद पे बात करें, और वो हम डेली बेसिस पे ट्राई भी करें उनको इनकॉर्पोरेट करने की अपने इस राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, बिकॉज इट्स योर शो एक्चुअली। आप इस शो को बनाते हैं, सो जो आप देखना चाह रहे हैं वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। जनरेशन जेन जी, एंग्जाइटी होती है इनको या नहीं होती? अगर होती है तो क्या करते हैं? आज इस मौजूद पे बात करेंगे। शीश का रमजान सेगमेंट हाजिर है, शीश ने मैं ज्वाइन कर लिया। शीश अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंग्जाइटी होती है? कभी कभी। क्यों होती है? पता नहीं, पता भी नहीं है, रैंडमली सबको होती है, मतलब मेजॉरिटी को होती है इन योर जनरेशन? नहीं, वो मेरा जब स्कूल चेंज हुआ था ना पहली दफ़ा, तब मुझे हुआ था पैनिक अटैक। वो एंग्जाइटी, पैनिक अटैक? ये मुझे ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। ओह, बिकॉज आपने स्ट्रेस एकदम से स्कूल चेंज होने का, फ्रेंड्स दूर होते हैं आपसे और वो सारी चीज़ ट्रिगर करती थी मेरी। अच्छा, सिटी भी चेंज हो गई थी? कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी ओवरवेलमिंग होंगी। बहुत बड़ा चेंज होता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि उधर में रहा था फ्रॉम 2015 या 15 से लेके 2023 तक। ओके, सो जब कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए क्या फील हुआ? क्या क्या वहाँ से ऐसी यादें थी, ऐसे कनेक्शंस थे जो कि आपको लगा था कि आई एम लूजिंग दैट, और फिर इस्लामाबाद आके आपको लगा कि बड़ा मुश्किल होगा नई जगह पे जगह बनाना, दोस्त बनाना?
वो तो था लेकिन वो जब मैं गया था उसमें स्कूल में तब मुझे ज़्यादा फील हुआ था ऐसे। लेकिन फिर मेरा वो स्कूल भी जिसमें मैं गया था पहले वो अच्छा नहीं था। नाम ना ले लें भाई। सबको पता है कि इस स्कूल में नाम ना लेने, सीईओ हमारे अब पास मैं आ एक जाएंगे। न्यू स्कूल में हूँ, ओके, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब आपको चेंज वैसे भी जहाँ आप होते हैं उसको अच्छा कहना चाहिए। जो चेंज है वो आप उसने ट्रिगर किया आपकी एंजाइटी को, फिर आपको पैनिक अटैक हुआ, कैसे डील किया आपने? आई डोंट नो ऑनेस्टली, पता नहीं। वक्त के साथ साथ खुद ठीक हुआ? मैं अच्छा जैसे ही मैं न्यू स्कूल में गया तब वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पहला दिन ठीक है। कैसा था नए स्कूल में? पहला दिन नए स्कूल में कैसा रहा? पहले मुझे तब भी लग रहा था कि मेरे पैनिक अटैक होने वाला है, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। ओके, वहाँ अच्छा, वो हुआ नहीं लेकिन एंजाइटी हो रही थी वहाँ भी। क्योंकि फिर न्यू स्कूल अच्छा, नहीं मैं पूछने का मकसद ये आपसे जो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो ये कि ठीक है आपको नहीं पता कि आपने स्पेसिफिकली कुछ किया होगा उसके लिए कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास, वो खुद ब खुद टाइम के साथ हील हो गया। क्या चेंज को एक्सेप्ट करना जेन जी के लिए आसान होता है अभी, और क्या आहिस्ता आहिस्ता करके एडजस्ट हो जाते हैं आप? जेन जी के लिए करना सबसे मुश्किल है। सबसे क्योंकि मुश्किल है। अब देखिए मेरे माँ पापा भी वहाँ पे कितने टाइम से रहते थे, लेकिन उनको आराम से वो शिफ्ट हो गए, मेरा ज़्यादा था। सही। लेकिन अब जो भी है, आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स क्या वो भी एंजाइटी की कंप्लेन करते हैं कि उनको एंजाइटी हो रही है या उनको डिप्रेशन हो रहा है? जेन जी को एंग्जाइटी होती है तो वो बताते नहीं, छुपाते हैं। छुपाते हैं? यस, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव कुछ चीज़ों में। कुछ चीज़ों में, एंड ये उनमें से एक है। ओके। आपको अंदाजा होता है कि आपके आसपास कोई दोस्त है जिसको एंजाइटी ट्रिगर कर रही है? फिर व्हाट डू यू डू? उनके कैरेक्टर मतलब वो कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कर रहे होते हैं मसलन? जिस वजह से लाते हैं। जैसे कोई ऐसे नेल वाइट कर रहा है, Okay. कोई ऐसे सांस जल्दी ले रहा है, जो भी। सो आप उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं बात करके ये जानने की कि अच्छा क्या इशू है, उसको हल मुझे क्यों? पता चला था, मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोलते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप कहते हैं ठीक है चलो फिर फाइन, कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता रहता नहीं बताते। ओके, मतलब एक्सप्रेस फिर आखिर में जाके कभी बाद में 1-2 दिन बाद बता लेते और नॉर्मली क्या इश्यूज होते हैं जो कि उनको एंजाइटी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं? कुछ आप बताना नहीं है? अच्छा, बताना नहीं बताने? वो वाले क्यों? मामला तो नहीं है कहीं? वो वाले कौन से? वो वाले जो तुम्हारे भी नर्सरी क्लास वाले थे। अब बता दो, वो वाले मामला तो नहीं है? नहीं है? उसके वैसे उस मामले के बाद पैनिक अटैक हुआ था या एंजाइटी हुई थी? नहीं। अच्छा, ओके। एक मिनट देखिए, नाज़रीन को नहीं पता चल रहा ना नहीं कि क्या बताएंगे, बात नहीं हो रही नहीं है ना? नहीं, बच्चा बेचारा माइंड करेगा। नहीं नहीं, माइंड वाली क्या बात है, हमारे आई विल तक गेट comfort यू zone है। असैसिनेटेड। अच्छा, तो मैं आपको बचा लेती हूँ। तो ओए ओए ओए, शीज़ की आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, शीज़ को कुछ याद आ रहा है। वो आपको आंखें निकाल रहा है कि मत बताना। मैं तो इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। शीज़ से छोटा टॉपिक को चेंज करते हैं। कभी कोई ऐसा दोस्त जो कि जिससे आपकी दोस्ती खत्म हो गई और आपने बड़ा मिस किया, उसको कैसे होता है? चाहे नर्सरी क्लास में, चाहे किसी मैं और जिससे क्लास में दोस्ती हो। नहीं रखी वो किसी वजह से ही है। अच्छा, What did you say? नहीं मैंने कहा दोस्तियां होती हैं ना, जैसे किसी हमें भी क्लास में। किसी भी क्लास में, नर्सरी क्लास हो, 1 क्लास हो, कोई भी ग्रेड हो, मतलब चाहे नर्सरी की एग्जांपल दे दो, मुझे मसला कोई नहीं है। सो कोई दोस्ती जो खत्म हो गई हो तो आपको फिर बाद में बहुत फील हुआ कि मेरी दोस्ती खत्म अच्छा, हो वैसे गई। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं अगर दोस्ती किसी से खत्म करता हूँ तो वो किसी वजह से ही करता हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि अरे लड़ाई हो जाती वो ये पूछ रहा है कि अगर दोस्ती खत्म हो जाए किसी से, वही कह रहा उसके हूँ बाद मैं भी कि खत्म मेरे वजह से ही होगी अगर हुई भी, है। तो वही कह रहा हूँ ना, मैं किसी रीजन से खत्म अच्छा, करता आप हूँ। कनेक्शंस खत्म कर आराम से कर लेते हैं, आराम से नहीं, लेकिन अगर कुछ लेकिन आप कर लेते हैं। लाजमी हो करना तो अच्छा, फिर जेन जी कनेक्शंस को खत्म कर पाती है या बस जिस तरह से? अच्छा, हमारा तो ये होता था, हम अगर एक टॉक्सिक चीज में होते थे तो हम टॉक्सिक में रहते थे। अब जैसे ये ऑनेस्टली हमें ये डिस्टेंस क्रिएट करना, एक स्पेस क्रिएट करना, आता ही नहीं था। दूर होना, हमें ना किसी ने सिखाया था ना हमें आता था। इनफैक्ट हम अभी तक इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं कराची से यहाँ शिफ्ट हूँ, वो तो मेरे फ्रेंड्स से ना तो उन्होंने कुछ किया था बुरा, ना तो कोई लड़ाई हुई थी, तो तब कनेक्शन तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन वैसे कोई लड़ाई हो किसी बात पे या कोई गलत कोई कुछ कह रहा हो और फिर उससे दोस्ती कनेक्शन काटनी हो तो वो जेंजी कर लेती कोई है। एग्जांपल दो ना कि क्या हुआ, किसी ने क्या किया तो आपने सोचा कि नाउ दिस इज द रेड लाइन। बैक बाइटिंग एग्जांपल। अच्छा, बैक बाइट, कोई बैक बाइटिंग करे तो शीज़ की रेड लाइन है, वो शीज़ कहता है बस अब नो मोर फ्रेंडशिप। मुझे नहीं की। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। या दैट्स योर रेड लाइन एज वेल ना, कि बैक बैटिंग कोई ना करे। अंदाजा हो जाता है आप लोगों को कि अच्छा वो बैक बैटिंग कर रहा है कोई? मेरी आवाज़ मेरी ईयर्स तेज हैं, पता चल जाता है। क्लास में दूसरी तरफ बैठूंगा फिर भी पता चल जाएगा। अच्छा, आप खुद करते हो कभी बैक बैटिंग? कभी फ्रंट बाइटिंग करता हूँ, फ्रंट सामने बैटिंग ही बोल देता हूँ। मतलब मुंह पे बोल देते हो?
ठीक है, अच्छी बात है, हाँ लेकिन एक तरीके से वो अलग बात है। हाँ तरीके से, लेकिन नहीं आप किसी को बताएगा कि तुम कुछ बोलने लगेगा तो कौन सा तरीका आएगा उसके अंदर मतलब उस टाइम तो आपके जज्बात लग पता जाता है ना अगले बंदे को भी कि शीश ने कुछ बोला है। सही बात है। गुस्सा करते हो? लगता नहीं आपको करता है? अच्छा खासे गुस्से कर रहा होता है यहाँ पे बैठ के? नहीं, यहाँ तो इतना मसला मासूम से मेरी तरह मासूम सा बच्चा है वाकई मेरे। अच्छा, आप लोगों को डिटैचमेंट जो है वो आपके घर में भी सिखाई जा रही होती है? बिकॉज हमारे इस तरह की कभी डिस्कशंस नहीं होती थी कि आपने डिटैच होना है। हमें आज तक डिटैचमेंट का, जैसा मैंने बताया, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता कि अगर कोई टॉक्सिक चीज़ है, कोई शख्स या कोई चीज़ ठीक नहीं है तो अपने आप को आपने डिटैच किस तरीके से करना है। आप लोग खुद ब खुद इन चीज़ों को अब असेस कर लेते हो, सीख लेते हो, या आपको घर में प्रॉपर तरबियत दी जाती है या आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है? पेरेंट्स को पता होता है ना कि कोई अगर बुरा इन्फ्लुएंस दे रहा है आप पे, तो फिर उनसे तो डिटैच वो करवाते हैं, वो लेकिन अलग चीज़ है। वो जो होता है ना किसी से डिटैच हो ना, वो पेरेंट्स भी करवाते हैं कि जेन ज़ी में नेचुरली है। मैंने ये नोटिस किया है कि मैं नेचुरली कर सकते हैं ऐसे। ज़्यादा अटैच नहीं होते? नहीं होते हैं, लेकिन डिटैच भी हो जाते हैं। चले, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर वो शख्स कब कहाँ कितनी देर किसके साथ रहना है आपको पता है? कब अपने उससे अपना फासला इख्तियार करना है? अब जैसे किसी से लड़ाई है और आपको बहुत बुरा लगता है अब, और उसको आपको बस साइड करना है अब, तो फिर हमें पता है कि कैसे करना है, कैसे करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना ना, ऐसे नहीं फिर लेकिन जैसे भी बस इग्नोर करना है, डिस्टेंस क्रिएट करते रहना है, उस तरह से आप लोग कर लेते हैं। ओके, चलें, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि कोई चीज़ या कोई शख्स आपके लिए, आपकी दोस्ती है, कुछ भी है, अगर वो ठीक नहीं है आपके लिए तो वो ठीक नहीं है, आपको डिटैच होना है। और ये अच्छी बात है कि उस डिटैचमेंट के बाद कोई टेंशन नहीं है उनको, दे आर गुड टू गो, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में और कहते हैं बस ठीक है, फाइन, चीज़ें ठीक नहीं थी हमारे लिए एंड हमने उसको अंडरस्टैंड किया और हमने उसको क्विट कर दिया। शीज़, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं उन तमाम लोगों की जो कि अपना वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखते और उसके बाद स्किन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते, एनर्जी आपके अंदर नहीं होती बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा, अब और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं बिकॉज हर किसी में सिम्टम्स वेरी भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग निढाल फील कर रहे होते हैं एंड देन हम कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, अच्छा हमसे उठा नहीं जा रहा, अच्छा हमारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो गया। ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो कि उनको रमज़ान में अपनी जो पानी की क्वांटिटी है उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, कि किस तरह से उनका जो वाटर इनटेक है वो उतना रहे जितना उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम तो ये करते हैं वैसे सहरी में अजान होने से 2-3 मिनट पहले घट के टैंकर जो है ना वो उसका फायदा कोई नहीं होता, उसका उल्टा नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे exactly. जितना पानी फिर आपका निकलता है उसके बाद आपको डिहाइड्रेशन तो होनी है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके आप कितना पानी पी सकते हैं, डिहाइड्रेशन से कैसे बच सकते हैं, ऐसे कौन से खाने हैं जो आपको ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में, स्पेशली फ्रूट्स की अगर हम बात करें जो कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, तो आज इस बारे में हम बात करें। हमें ज्वाइन कर चुके हैं न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। ज़ैनब, हम तो डिहाइड्रेशन से सभी मेरा ख्याल है परेशान है, चूँकि मौसम भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है तो मतलब पानी इंटेक ले भी नहीं रहे होते, तो क्या वाकई ये जो मौसम है इसकी वजह से हम वाटर इंटेक कम भी रखें तो गुजारा हो जाएगा कि नहीं? देखिए, मौसम कोई भी हो, आपकी बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कभी भी कम या ख़त्म नहीं हो सकती। हम लोग करते क्या है, जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है हम लोग 2 से 3 ग्लास पानी पे बिल्कुल चले जाते हैं। उससे होता ये है, हमारे मसल्स को पानी चाहिए होता है काम करने के लिए, टिश्यूज बॉडी में जितने हैं, सेल्स जितने हैं, उन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी लेना है। अब चाहे पानी आप पानी की फॉर्म में पी रहे हो, पानी आप पानी खा रहे हो, क्योंकि वी कैन हैव उसको फ्रूट की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, और अगर आप उसको पानी को कंज्यूम नहीं कर रहे तो उसके क्या तरीके हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है। कुछ सिम्टम्स आपने बताए भी हैं, जैसे लोगों में बहुत कॉमन है आजकल, बड़े स्टाइल से लोग कहते हैं मुझे तो माइग्रेन बहुत होता है। माइग्रेन होने की सबसे बड़ी रीजन ही डिहाइड्रेशन है। ओके, यस।
सबसे बड़ी रीज़न है। आपकी अगर फॉर एग्जांपल आंखों के गिर्द बहुत ज़्यादा लाइंस पड़नी शुरू हो गई हैं, आप उतनी एज में भी नहीं हो, इट्स डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी जो है वो निढाल जैसे आप कह रही हैं रहते हो, बहुत ज़्यादा आपका दिल ही नहीं करता कि आप कोई और काम करो, सारा दिन बस लेटे रहो। ऑफ कोर्स बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को भी जो बॉडी में डिवाइड करना है वो भी पानी ने करना है। आप अगर खाना खा लेते हो, फूड की डिवीजन जो है वो पानी नहीं करानी है आपके मसल्स में, सेल्स में, तो उसको कंज्यूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन अगर हमने अपनी ये एक आदत बना ली हुई है कि हमने दिन में 4 से 5 ग्लास पानी पीना है, तो वो प्रॉपर पानी इनटेक होता ही नहीं है। सिंपल वो यूरिनेशन के साथ बाहर निकल जाता है बॉडी से, तो बॉडी जो है वो अपना प्रोसेस वो स्लो डाउन करना शुरू कर देती है। अब रमज़ान में स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स हम दिन टाइम तो पानी नहीं पी सकते, और पिछले काफ़ी दिनों से हम पी भी नहीं रहे, तो हमारी बॉडी जो है वो अब इस स्टेज पे है कि उसको कुछ ऐसा चाहिए जो एकदम से फिक्स कर सके हमें। उसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, सहरी के टाइम पे या रात को भिगो कर रख दें, पानी के अंदर 2 चम्मच चिया सीड्स सोक कर दें, ठीक है। उनको सुबह सहरी के टाइम पे इस्तेमाल करें। अब चिया सीड्स में सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि जो उसके आप समझे जो सीड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। उसके आहिस्ता ब्रेक डाउन होने से होता ये है कि जैसे आप कह रही हैं सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, वो तो काम नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। भरा हुआ होता है हम हम। कैमल तो है नहीं जो पानी स्टोर कर सकते, लेकिन पानी स्टोर करने की एक ये अच्छी टिप है कि हम चिया सीड्स को करें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होते उसमें रहे। ऑलरेडी पानी होगा और आहिस्ता से ब्रेक डाउन होगा, हमारी Yes. बॉडी में आहिस्ता से पानी को रिलीज करेगा। बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी टिप है। यस, तो उससे हम डिहाइड्रेशन से भी बच सकते Okay. हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पराठों का अचार का इस्तेमाल करते हैं, सालन बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अंडा ऑफ कोर्स आपने इस्तेमाल करना है, आप करें, लेकिन स्पाइसेस बहुत कम होने चाहिए। अब जब आप स्पाइस लेवल कम कर दोगे, आपका हाइड्रेशन लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। आप नमक ज़्यादा खाओगे, पानी बॉडी में कम हो जाएगा। अब आपने अचार का कंजम्पशन बिल्कुल सहरी में नहीं करना। उसके अलावा सालन जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नमक मिर्च कंट्रोल करके, और उसके साथ अगर दही का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे होते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं रीज़न पानी ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फाइबर कंटेंट जो है वो डिवाइड ही नहीं हो रहा होता, तो आप दही में छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी के टाइम पे। और इफ्तार के टाइम पे जो है जूसेस और शरबत जो है उससे अगर आप अवॉइड इज्तनाब करें। अच्छा, शरबत तो समझ आता है, फ्रेश जूसेस जो लोग पी रहे होते हैं कि जी हम हेल्दी स्टार्ट ले रहे हैं, तो वो भी ये एक बड़ा अच्छा सवाल है और इसका ब्रेक डाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फ्रेश जूस को फ्रेश जूस ना लें, ये देखें कि उसके अंदर क्या है। आपने जब किसी भी फ्रूट का जूस निकाला है तो फाइबर कंटेंट सारा साइड पे बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। बचा क्या? चीनी। और जो जूसेस हम बाजार से ले रहे हैं उसमें भी सिर्फ चीनी है, सिरप है, तो दे आर ऑन द सेम पेज। अच्छा, फ्रेश जूस और डब्बे का जो सेम चीज दे आर है। ऑन द सेम पेज। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि हाँ इसमें कोई नेचुरल शायद फ्लेवर्स हैं और उसमें सिर्फ एसेंस है। ये बेसिक डिफरेंस आ जाता अदरवाइज है। दोनों में है शुगर ही रह जाती है। अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड करते हो फ्रूट को, स्मूदी बना ले। यस, तो उसके अंदर फाइबर है तो वो आपके लिए बेहतर है, फिर उसका डिफरेंस है। फिर जूस और स्मूदी या ब्लेंडर में ब्लेंड हुआ हुआ जूस वो क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है। आप कोई भी जैसे ब्लेंडर में चलें, जूस की हम बात कर लेते हैं या पानी की बात कर लेते हैं, उसमें अगर आप तुख्म लंगा का इस्तेमाल कर लेते हैं इफ्तार के टाइम पे, तो वो आपकी हाइड्रेशन को इंस्टेंट बूस्ट दे देता है। जो सारे दिन की पानी की कमी थी वो आप 10 से 15 मिनट में जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ये नहीं होगा कि आपको बार बार पानी पीना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो हम बहुत गलत करते हैं वो ये करते हैं कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जिनको तलब होती है वो कहते हैं यही 2 टाइम है, सहरी इफ्तारी की, दबा के चाय कॉफ़ी पियो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रमज़ान में 10 से 12 कप चाय भी पी लेते हैं एक दिन में। यस, 10 से 12 कप इफ्तार से सहर तक, और वैसे रूटीन में तो वो 20 से 22 कप तक जा रहे होते हैं। ये तो जुल्म नहीं कर रहे बहुत ज्यादा अपने साथ? क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि हम बड़ी वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हम चाय पी लेते हैं तो हम जो है ना बड़ा वो अपनी भूख को सप्रेस कर लेते हैं, दूध और चीनी की क्वांटिटी है। दूध है, उसके अलावा जो डिहाइड्रेशन हो रही है, मैं तो बहुत ये चीज़ बताती हूँ कि जब भी चाय पिए, एक चाय का कप या कॉफ़ी के कप के बदले 2 ग्लास पानी जो है वो आपने लाजमी पीना है। ओके, बिकॉज़ डाययूरेटिक है वो, पानी डाययूरेटिक है, आपको पानी चाहिए। दिन के आपने 10 से 12 ग्लास जो पानी पीना है वो अलग है इससे, और वो 2 ग्लास आपने रिप्लेस करने हैं अपने चाय से, वो अलग से होंगे। उनको हम उनके साथ काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को डील करने के बाद ये सीखा
कि लोगों को ये लगता है कि जो हमने चाय पी है वो भी हमने पानी ही कंज्यूम किया है, लिक्विड तो एक्स्ट्रा पानी कंज्यूम बॉडी किया से है। निकाला है। एग्जैक्टली अब जब आप सहर से इफ्तार तक 2 से 3 कप चाय तो नॉर्मल लोग भी पी लेते हैं। जब आप 2 से 3 कप चाय पी लेते हो तो उसमें होता यह है कि जितना भी पानी आपने कंज्यूम करना है सब किया। सारे का सारा खत्म हो गया, आपकी बॉडी वापस से ऑन बैक टू स्क्वायर वन आ गई, आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो गई। ईद के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं ना हम लोग, तो ईद के जोड़े को लेके, ईद का मेकअप, ज्वेलरी, बिल्कुल। तो ईद की स्किन भी प्रिपेयर करें ना, उसको पानी पी के मेंटेन करें, हाइड्रेट करेंगे तो ये एक्टिव और अच्छे लगेंगे ना। ज़ैनब ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन को ख़त्म करते हैं? इफ्तार में भी कौन से लें हम और सहर में भी? जितने भी विटामिन सी वाले आपके फ्रूट्स हैं वो सारे ही हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छे होते ठीक हैं, है। जिसमें लेमन बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसको हम स्कंजवीन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी समझना ज़रूरी है, अगर आप चीनी और नमक का एक्सेस यूज़ कर देते हो तो लेमन अपनी हाइड्रेशन का काम नहीं कर पाता। ओके। तो अगर आप ऑरेंजेस हैं अभी सीजन में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप खजूर का जो इस्तेमाल करते हो वो भी आपकी बॉडी में हाइड्रेशन को बूस्ट करती है। ओके। अच्छा। क्योंकि खजूर जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे हम कहते हैं। दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो भी आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। और उसके अलावा अगर आप फाइबर की फॉर्म में वेजिटेबल्स खाते हो तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो भी आपकी हाइड्रेशन को बूस्ट अप करते हैं। जैसे विटामिन सी में इनरिचमेंट में अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है उसमें विटामिन सी बहुत हाई होता है। अमरूद आजकल जो है वो मौजूद है, उसमें विटामिन सी बहुत मौजूद होता है, वो आपके लिए हाइड्रेशन बड़ी अच्छी अच्छा maintain माल्टे, करता है। अब ये तो ऐसे फ्रूट्स आप बता रही हैं जो कि ऐसा भी नहीं है कि लोग कहते हैं अच्छा, क्योंकि सेब होता है कि लोग महंगे कह भी रहे होते नहीं हैं कि हाँ एक ये वाली चीज़ भी है, दूसरा लोग ये भी कह रहे होते हैं जैसे सेब हमसे नहीं खाया जाता इफ्तार के टाइम भी या उस तरह से, तो अब तो फ्रूट्स ऐसी वैरायटी हमारे पास रमजान में है कि आप स्ट्रॉबेरी इजीली है बहुत सारी। स्ट्रॉबेरी आ गई है। हाँ, अच्छा मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। स्ट्रॉबेरी तो सभी मतलब बहुत ज्यादा आ गई है। अच्छा चलें अब मैं ट्राई करूंगी। मैं दुनिया से लगता है ये बहुत, मेरा ख्याल है घर से सीधा ऑफिस ही मुझे आती ऐसा है। लगता है कि मैं घर से सीधा इधर आती हूँ और यहाँ से सीधा घर चली जाती हूँ। कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है यहाँ। तो दुनिया से थोड़े से हम बेखबर हुए हैं, वो अलग बात है। अच्छा ज़ैनब, कुछ लोग ऐसे हैं, अब इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ, बेशक लोग ऑफेंड हो जाए, गलत चीज़ गलत है। अफ्तारी जैसे ही अभी होती है शायद खजूर खाएंगे, एक गिलास पानी पिएंगे और सिगरेट। लिटरली मैं लिटरली आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसका आपके स्टमक पे और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है कि आपका स्टमक खाली है, पूरा दिन आपने रोज़ा रखा है और आपको सिगरेट की तलब हो रही है और बस फौरन वो लोग बाहर भागते हैं और आपको नहीं पता होता कि उन्होंने स्टॉप कब करना है पीना। अच्छा, इसका साइंटिफिक जवाब जो है ना वो ये है कि जब भी आपने पहली मील लेनी है, चाहे वो आपकी सुबह 9 बजे है, रात 10 बजे है, जब भी पहला मील होगा वही आपका ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि वो ब्रेक कर रहा है आपके फास्ट को। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी ने जो लेनी है न्यूट्रिएंट्स की, आपके जितने भी मिनरल्स हैं, जितना भी उसने स्टोर करना है हेल्दी चीज़ों को, वो उसने फर्स्ट मील से कर लेना है। ठीक है। अब चाहे आप वो खजूर से कर लें, फ्रूट चाट से कर लें, पकौड़ों समोसों से कर लें, सिगरेट से कर लें, या अपने लंग्स को जो है वो आप हाइड्रेट करने की बजाय और डिहाइड्रेट करें। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम इतना जो है वो साफ और नहीं कह सकते कि हमारे लंग्स के लिए वो बहुत हेल्दी है। तो उल्टा अगर आप इस तरह के हरकतें जो है वो आप कर रहे होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स हैं चाहे वो सादे सिगरेट्स हैं, सेम रोल प्ले करते हैं, बल्कि वो ज्यादा डेंजरस है। और इनफैक्ट आप वही बैठ के अगर सबके सामने पी रहे हैं, आप इफ्तार पे कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी इधर से साइड पे होके हम पी रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप स्मोक कर रहे हैं और पैसिव स्मोकिंग एग्जैक्टली एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग में बड़ा डिफरेंस होता है और लोगों को ये समझना पड़ेगा। एक्टिव स्मोकर जो है वो तो स्मोक कर ही रहा है और अपने लंग्स और अपनी बॉडी को खराब कर रहा है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग इज समथिंग जो स्मोक नहीं कर रहा और वो उसके पास खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है और या उस तक स्मोक जा रहा है, उसको भी आप उतना ही तंग कर रहे हो, बल्कि आप ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी को आदत नहीं है। उसकी बॉडी को आदत नहीं है, फिल्टर भी नहीं है ना, फिल्टर भी नहीं है ना, फिल्टर के साथ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आप उसके लंग्स भी खराब कर रहे हो और उसके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको भी आप डैमेज कर रहे हो। तो कोशिश करें कि इज्तनाब करें उससे, ओवरऑल भी करें। आई मीन रमजान तो अच्छा मौका मिलता है, रमजान तो अच्छा मौका होता है। एग्जैक्टली, ओवरऑल भी हम तो हमेशा डिस्करेज करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब करती है आप उसको मत करें। मतलब थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप जिस तरह आपने आदत डाली अपने आप को सिगरेट पीने की, आप इस तरह आदत डाल सकते हैं सिगरेट ना पीने की। तो कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। और वाकई जब ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि जब आप
ये सोचें कि आप सुबह से सहर से लेकर इफ्तार तक इतने घंटों तक अगर आप रुक सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप उसके बाद भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश करें कि अपनी रूटीन को सेट करें, जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें, अपनी रूटीन से निकालें। एक सवाल और भी हम करना चाह रहे थे आपसे, ये जो स्लश होते हैं, वैसे तो मौसम नहीं है स्लश का, लेकिन स्टिल लोगों की ख्वाहिश होती है कि जिस तरह अफ्तारी स्टार्ट के साथ ही स्लश, मिंट मार्गरीटा या स्लश जो भी इस्तेमाल हम कर लें, कितना नुकसानदेह होता है ये? देखिए, आपकी बॉडी जो है उसका एक टेम्परेचर जो है वो गर्म है, बिल्कुल सही ठीक है। आप उस गर्म टेम्परेचर में, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, आपने एक गर्म चीज़ पे, आप एक एग्जांपल लो, कोई गर्म बर्तन है, उसमें आपने ठंडा बर्फ पानी डाल दिया है। अब उस बर्तन के साथ क्या हाल होगा? सेम इज द केस आपके स्टमक के साथ जाके वही हालात हो रहे होते हैं। आपने अगर कंज्यूम करना है तो आप 3 से 4 मिनट कुछ खाएं पिएं और पानी का ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर वाला पिएं, जरूर खाएं। उसके बाद अपने फ्रूट्स को कंज्यूम करें, उसके बाद ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं कंज्यूम, मैं मना नहीं करती। हाँ, लेकिन एक सीक्वेंस है ना उसका, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने स्लश से स्टार्ट किया। और उसमें भी अवॉइड जो आपने करना है, उसमें आपने सोडाज और कोलाज जो है उनको अवॉइड करना है। वेरी राइट। आपने अगर कंज्यूम करना है तो जितने भी फ्रेश आपके फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनसे कर सकते हैं। बल्कि इंजीर का एक स्लश बनता है, वो बड़ा जबरदस्त होता है। इंजीर का स्लश? यस। ओके। आप इंजीर को सोक करके रख दे 3 से 4 पर पर्सन, जितने भी लोग आप घर में, फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं घर में, तो आप जो है वो तकरीबन 10 से 12 जो इंजीर है उसको सोक करके रख दे। उसके बाद आप ब्लेंडर में अपनी जितनी इंजीर है सोक हुई भी वो डालें, पानी डालें, बर्फ डालें, उसको जो है वो मिक्स कर लें और उसके बाद आप उसको सर्व करें। ना किसी चीनी की जरूरत है, ना नमक की जरूरत है। आपकी बॉडी जो है वो क्लेंस भी होगी, आपका इंटेस्टाइन जो है उसको साफ करने में, आपकी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन से बचाने में, बल्कि बॉडी को हाइड्रेट करने में ये स्लश बड़ा काम करता है। चलें भाई, आज की इफ्तार का मेन्यू मिल गया हमें। रोज की सोच आज का स्लश बनेगा इंजीर स्लश बाय ज़ैनब गोंदल। चलें जी, डन डन डन। आज हम सब इसको ट्राई करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। अपने फीडबैक आपने जरूर देना है। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। सेगमेंट ज़ैनब के पापा, लेकिन आज मोहम्मद, ज़ैनब, दुआ कोई हमारे हाथ नहीं आया। सब अपने अपने मस्ती में, मैं कहूँगा, घूम फिर रहे हैं सेट पे, तो लेट देम एंजॉय। हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं ज़ैनब के पापा की, फिर उस पर बात करते हैं। बच्चों की तरबियत के लिए 3 अल्फाज ज़हन नशीन कर लें: तकवा, आमाल और अखलाक। तकवे में 3 चीज़ें सिखाएं बच्चों को: अल्लाह की पहचान, अल्लाह से प्यार और अल्लाह का खौफ। आमाल में भी 3 चीज़ें सिखाएं बच्चों को: कुरान का पढ़ना, नमाज का सीखना और दुआएं याद करना। अखलाक में भी 3 चीज़ें सिखाएं बच्चों को: बड़ों का अदब, छोटों से प्यार और गलती पे माजरत। वीडियो आपने देखी। हमारी ज़िंदगियों में स्कॉलर्स का किरदार, उलमा का किरदार, आलिम का किरदार, इल्म वाले का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो इल्म है ना, ज़ाहिर है जानने में और इल्म में ये बड़ा फ़र्क होता है। इस फ़र्क पे भी हम अक्सर बात करते हैं कि सिर्फ किसी चीज़ के बारे में जान लेना ये इल्म नहीं होता। जब हम इल्म की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, उस ताकत की बात करते हैं, तो वो किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना जो है वो, हम ये कह रहे होते हैं कि ठीक है हमें एक बात का पता है, लेकिन जब आप उस बात को समझ लेते हैं तो वो ज़ाहिर है वो आपके पास एक इल्म है जो कि आपने हासिल किया है। प्लस फिर आप उसे बहुत ज़्यादा एनालिटिकली डिस्कस कर रहे होते हैं, आप उसको कंपैरेटिवली डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये जो मौज़ूआत होते हैं जिन पे बहस हो रही होती है, तो ये बड़ी अच्छी है कि इल्मी अदबी महफिल हो, इल्मी बहस हो, डिस्कशन ऐसी हो, पेरेंट्स की बच्चों के साथ, बच्चों की आपस में, ख़ानदान इकट्ठे रह रहे हैं तो आपस में डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जो आलिम का किरदार है हमारी सोसाइटी के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जो अक्सर सभी ने बात दी होती है ना कि मिंबर का बड़ा रोल होता है। जो बात मिंबर से की जाती है वो ज़्यादा असर रखती है। आज इस मौजू पे बात करने के लिए चूंकि टॉपिक अरशद भाई ने चुना है, ये तो अरशद भाई इनकी फैमिली साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ग्रेट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मोहम्मद, क्या हाल है? सबसे पहली आवाज उसकी आई थी ना, वालेकुम अस्सलाम। बहुत एनर्जेटिक है माशाल्लाह। नहीं, सारे बच्चे एनर्जेटिक है, मोहम्मद ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। आज आपने देखा स्पेशल सारी जो सवारियां अपनी अपनी सीटों पे बैठी हुई हैं। वो सवारी तो वाकई अपनी सीट पे बैठी है, वो अलग बात है, कभी कभी मोहम्मद की वो सवारी होती है। अच्छा, वो अभी उसकी आंखें ऊपर जा रही है, वो अपनी दुनिया में मगन होती है।
हाँ जी माशाल्लाह। और इस दुनिया में मगन जो रहती है उसमें वीडियोस जो बनाते हैं अशरफ भाई, वो फिर हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इस दुनिया को अपनी दुनिया में लेकर आना बड़ा मुश्किल काम है। सही बात आज मेरा ख्याल है दुआ से भी पूछें कि वो ना बनना क्या चाहती हाँ, है, मैं क्या दुआ के कौन- पास जाता आप हूँ जरा जरा। कौन सा इल्म सीखना चाहती है ये। इधर आगे ले आइएगा। दुआ दुआ आ जाए, आएंगे मेरे पास। आ जाए दुआ जरा, फिर आप अस्सलाम वालेकुम दुआ, क्या हाल है? आइसक्रीम खानी है? रात कौन बनना चाहते हैं? आज मेरे पास है, आज क्या हुआ? आज दुआ का मूड ठीक नहीं लग रहा भाई मुझे। अशरफ भाई, अच्छा? क्या चक्कर है? क्या बात दुआ क्या बात हो गया? आ जाओ। दुआ को नींद तो नहीं आ रही? बारिश में तो हमने इसे अंदर ही रखा था, इस तरह तो बाहर बच्चा भीगता रहे तो हो जाता है। अच्छा मोहम्मद, आप माइक पकड़े अपने पास, ये बताएं कि आज क्या हुआ दुआ को? दुआ को क्या हुआ आज बताएं जरा। दुआ तो वो देती है, मैं झूले ले रही चीज़ ले रही है। झूले तो मैं यही दे दिए उसको। हाँ उसको बताओ ना, चीज़ी खाने से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना हाँ, चाहते ये हो? तो मोहम्मद ने बताया था एक दफा, ये आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा तो आप जो है ना नात पढ़ना आपको पसंद है? हाँ जी, कौन सी नात आती है आपको? मैं भी लगता। चलिए देखते हैं कि मोहम्मद को नात का इल्म जो है ना वो कितना है जी। चले जबरदस्त। चले मोहम्मद आज नाच और से। वैसे भी हमारे दूसरे रोजे की जो ट्रांसमिशन थी उसमें मोहम्मद की नात को बड़ा पसंद किया सब ने। हाँ जी। चलो जी सुनाओ जी। मैं भी लोजे लेता, अल्लाह ताला फीत दे देता। मैं भी माँ से पढ़ूता, मैं भी लोजे लेता, मैं भी उम्र पे जाऊता। तू मुझे अल्लाह ताला फीत दे देते। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे, मैं मुझसे रोजे- बताई है ना ये उसमें रोजे कुछ रखूंगा, जुमले उम्रे पे मोहम्मद के जाऊंगा। अपने थे। मैं वही कह रही हाँ हूँ, जी। रोजा रखूंगा उम्रे पे जाऊंगा। ठीक है ना भाई, उसकी मर्जी। अपने वही कह रही हूँ, अपने creativity। हिसाब से उसने अच्छा इससे बताया। हमें ये अंदाजा हो गया कि मोहम्मद उम्रे पे उम्रे पे जाना जाना चाहता चाहता है। है। इंशाल्लाह हम जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत जल्द। दुआ ख्वाहिश का मैंने इजहार नोट किया, जैसे मोहम्मद के हाथ में माइक गया ना, दुआ ने वहां से सवारी छोड़ी। दुआ ने कहा पहुंचो यहाँ पे। दुआ जाए मामा के पास। जरा इनसे पूछे, दुआ से पूछे क्या बनना चाहते आपने हैं? क्या ठहरो, मैं आपको ठहरो, मैं दुआ ये ठीक कर। आप इधर मेरी बात सुनो, आप क्या बनना चाहते हो? एक आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आलिम बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? बता दो पापा, बताओ हाँ निकालो मुझे। बताओ, इधर बुगी करो ऐसे। क्या सबको बनना बता है? दो आज क्या बनना जल्दी से चाहते बता हो? दो, फिर हम जैनब से पूछें। क्या बनना चाहते हो आप? अच्छा जी दुआ अगर बताए। डॉक्टर माशाल्लाह, डॉक्टर दुआ फातिमा। वाह जी वाह, क्या बात है। आप रेड हेड इसका ना इरादा होगा, डॉक्टर डॉक्टर इसलिए बनना चाहती है शायद इसका इरादा होगा मैं सबका इलाज कर दूंगी। दुआ यहाँ सबसे पहले किसका इलाज करना चाहती हो? सबीना आंटी का? आपकी सबीन का? ओए आपका मैंने क्या किया दुआ? क्या किया? कोई ये सबीना आपे को तंग करते हैं, कहो। हाँ, आपकी शेख सबीन भाई को तो तंग बहुत करते अच्छे हैं हैं। कह दो। हाँ, मीना भी तंग करते हो। देखा। और तुमने आप ही भी कह दिया है, आंटी थी आप ही हूँ मैं उसकी, आप ही हूँ ना। सबीना आंटी। चॉकलेट क्या हुई? मिलेगी जल्दी और से आइसक्रीम बताओ। मिलेगी। ये चीज चॉकलेट और आइसक्रीम में बच्ची को। दुआ ने दोनों जानसा दे दिया है। आप देते हैं जैनब को माइक देते हैं, चलिए वो ठीक जैनब है, को दुआ माइक ने देते हैं। दोनों का दिल तो रखा ना। मैं जो बनना चाहता था उसकी उम्र गुजर गई, अब मैं ये बन चुका हूँ। जैनब को माइक दे चल के। हाँ जैनब, जैनब क्या बनना चाहती हैं? आप बताओ आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, आलिमा बनना चाहती हो, हाफिजा बनना चाहती हो, टीचर बनना चाहती हो, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा जैनब भी डॉक्टर नहीं, बनना दांत में आपका ये सीधे करवा दूंगा 13 साल की जब आपकी एज हो जाएगी ना, इसके लिए आप डॉक्टर ना बने कि मैं डॉक्टर बन के दांत सीधा करूँ, ये हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर ही सिर्फ डॉक्टर बनना है? बस हमारे फैसला हो चुका मैं है। हमारे घर में फौजी, 2 डॉक्टर हो आर्मी। जाएंगे। कितने पुशअप्स कर लोगे? क्या आओ जरा, कहाँ पे कैमरा लगा? इधर आए मेरे मोहम्मद, वैसे साथ। पहला रोजा रख लिया आपने? इससे रोजा इधर रखा है अर्शद भाई? इधर करें, यहाँ पे ठीक है कैमरा? ठीक है जी, चलो देखते हैं मोहम्मद कितने पुशअप्स करता है। 1 2 3 4 ये मोहम्मद हैं जो 5, इस वक्त हमारे साथ पुशअप 6, का इल्म शेयर कर रहे हैं। 7 8 9 10 11 12 नहीं मोहम्मद फौजी बन सकता है। 13 अरे बच्चा बेचारा। 14 15
16 17 18 19 20 21 वाह भाई वाह 22 ओए होए होए क्या होए, बात है। माशाल्लाह। दुआ मोहम्मद दुआ फौजी आप बनेगा। पुशअप कर सकती हैं? मोहम्मद आप तो फौजी बन गए। हाँ, मोहम्मद छोटा मोटा फौजी नहीं इधर बनेगा, आए ये मेरे पास। बड़ा अफसर बनेगा लगता है, जितने पुश लगाए हैं इसमें। अब दर्द का हो रही है ओए मेरा वो प्यारा सांस ले रहा है अभी तक कुछ मुझे। थक गए माशाल्लाह। रेस्ट करें अब जाके कुर्सी अच्छा पे वैसे कुर्सी सब हम मोहम्मद के लिए सबको क्लैपिंग हाँ करनी भाई चाहिए। जबरदस्त माशाल्लाह मोहम्मद क्या बात है। जबरदस्त भाई। मोहम्मद अब एक हफ्ता आराम करेगा। अच्छा एक्चुअली कौन सा बच्चा वैसे आपका जो कि थोड़ा सा काम करके कहता है मैं थक गया हूँ? कौन सा बच्चा है? ये मुझे नजर आ रहा है, मेरे सामने खड़ा है छोटा सा बच्चा। उससे ये अपना कोई मुंह काम फौरन नहीं छुपा करता, लिया। फिर भी कहता है मैं थक गया। तो ये दुआ ज्यादा थक जाते लेकिन मोहम्मद ने भाई इंप्रेस किया। मोहम्मद ने कहा था मैं 4 पुशअप्स करूंगा लेकिन उसने 21 ना 22 माशाल्लाह। देखें मैं खुद क्या भूल गया हूँ बात है। किसने कितने पुशअप्स किए हैं। मोहम्मद रोजाना लगाता रहता है, इसको बॉडी बनाने का बड़ा शौक है। जबरदस्त क्या बात है। तो बॉडी कैसे बनती है, मेरा ख्याल है मोहम्मद को ये इल्म सीखना चाहिए। देखिए इल्म है ना, सारे इल्म होते हैं। कैसे फिट रखना है अपने आप को, ज़्यादा जिस्म है आपने इसकी हिफाजत करनी होती है, तो वो हम मोहम्मद कर रहे हैं माशाल्लाह। ईसा क्या बनना चाहते हैं भाभी? ईसा की क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहता है? वो भी आर्मी में? नहीं, वो जब स्कूल से फारिग हो जाता है ना तो क्रिकेट खेलते हैं, मुझे लगता है वो क्रिकेट बनने की कोशिश क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा। जबरदस्त। अच्छा क्रिकेट खेलता है। हाँ जी। अच्छा खेलता है, अभी तो बच्चा है वो, हाँ तो खेलता रहता है। बाकी वो हाँ क्या हुआ? 4 साल बड़ा है। हाँ, मोहम्मद से 4 साल बड़ा है। हाँ मोहम्मद से बड़े लेकिन वैसे तो छोटे हैं ना मोहम्मद, वो भी इतने मोहम्मद का बड़े तो इल्म नहीं ज्यादा हैं। है हमसे। हाँ वो अभी देखें आपके बाकी आप ही से तो छोटे हैं ना। जी जी। लेकिन वो बड़ा बड़ा दिखना चाहता है बच्चों की। हाँ। अच्छा यही होता है बचपन में ना, हमें भी होता था हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। हाँ। अब बड़े हो गए तो बड़े दिल कहते करता है छोटे वापस रहते हैं। बचपन में वापस चले छोटे हो बिल्कुल जाते ऐसी हैं। अच्छा जो इनकी जो बहनें जो जिन्होंने माशाल्लाह आलमा का कोर्स भी किया, वो कितना बच्चों को टाइम देती हैं? छोटे बहन भाई को कितना पढ़ाती हैं वो? अभी तो जो फारिग हुई हैं मुअल्लिमा के कोर्स से, वो बड़ी बेटी हैं सही से। और उससे छोटी भी फारिग हैं, लेकिन अब वो हिफ्ज़ भी कर रही हैं, छोटी माशाल्लाह, बेटी। माशाल्लाह। तो बड़ी जो हैं वो घर में आई हैं, वो इनको टाइम दे पाती हैं। लेकिन ये कि हमने क्या ये हाथ नहीं आते उनके? कंटेंट भी बनाना होता है अपना, तो उसमें फिर बेगम भी मेरे साथ मसरूफ़ रहती हैं, तो घर के कामों में और बाकी ये जो है बच्चों का सुबह थोड़ा सपारा पढ़ा देना या शाम को थोड़ा चेक कर लेना, इसमें थोड़ा वो मदद करती हैं और घर के कामों में भी। तो सही हमारे ये बाकी काम करना मेरे और बेगम के लिए आसान हो जाते हैं। सही सही। तो घर के कामों में और बच्चों की थोड़ी बहुत तालीम में वो बेटी हमारी काफ़ी मददगार है माशाल्लाह। लेकिन अब बड़े बच्चे हैं तो आप लोगों को घर की इतनी फिक्र नहीं है कि घर के सारे काम माशाल्लाह उन्हें संभाले हुए हैं। आपने एक नया हाथ संभाला हुआ है और ये आप दुआ को संभाला हुआ है। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मुश्किल दुआ को संभालना हम है। सारे मिलके सिर्फ दुआ की संभालें तो ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि हर घर में एक हाफिज या एक आलिम ज़रूर होना चाहिए, ताकि कभी कोई दीनी मामलात में कोई मशवरा लेना पड़ जाए तो वो घर में वो बंदा मौजूद हो या बंदी मौजूद हो। अब तो हम माशाल्लाह ट्रेंड भी देख रहे हैं। जैसे पहले होता था कि अच्छा अगर जनाजा पढ़ाना है किसी का तो जी वो ज़ाहिर है कोई कारी साहब होंगे, कोई मस्जिद से हम इमाम साहब को बुलाएंगे। खुद जनाजा पढ़ाना आता हो तो आपको होता है कि मैं खुद जनाजा पढ़ाऊँ। इसी तरह निकाह के मामलात में अब ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि घर का कोई शख्स निकाह पढ़ाता है, जो कि ज़ाहिर है हमने इसको आसान भी किया कि निकाह ही पढ़ाना है ना, आप खुद पढ़ाएं अपने बच्चों के निकाह कि आपको ज़रूर एक शख्स क्यों चाहिए, तो इल्म है ना जो कि जिसके पास होगा उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। बट सिर्फ जो हमने आगाज़ में एक बात दी कि मेंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह उस्ताद का रोल होता है कि मस्जिद में जो खुतबा दिया जाता है उसमें ज़रा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। क्या मैसेज मेंबर से आ रहा है हमारी सोसाइटी के मसलों को लेकर, जो कि रोज़ाना हम किसी ना किसी ऐसे इशू पर बात भी कर रहे होते हैं सोसाइटी के। कितना इंपॉर्टेंट आपकी नज़र में मेंबर से एक मैसेज का जाना? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो उलमा का तबका है ये बाकी सारे तबकों से ऊपर है, बड़ा तबका है और मुअज़्ज़ज़ है और अदब वाला तबका है और इल्म वाला तबका है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं इल्म में। तो अगर हमारे घर में कोई एक ऐसा फ़र्द होगा जो इस इल्म को हासिल कर लेगा तो वो इस जमात में शामिल हो जाएगा, है जी, कि वो भी नबी का वारिस बन जाएगा। और ये जो उलमा लोग हैं ये हमारी पैदाइश से लेके हमारे मरने तक सारे मामलात को देखते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। अगर हमारा बच्चा पैदा हो जाए तो पैदाइश के वक्त जो भी मामलात हैं, वो जो दाई आती है या डॉक्टर है
या वो जो बीवी के जो वो दिन हैं वो मुश्किल के, या बच्चे के साथ वो जो उसका वो नाफ काटते हैं या उसके कान में अजान देते हैं, या बाकी जो उसकी सफाई सुथराई है, ये वही इल्म है जो उलमा ने हम तक पहुँचाया है। फिर वो बड़ा होता रहता है, उसके हकूक़ क्या हैं, वालिदैन के क्या उस पर ज़िम्मेदारी है। और उलमा ने यहाँ तक कि हमारे निकाह में वो उनका किरदार है, हमारे वो जनाज़ों में उनका किरदार है। हम 5 वक्त हम उनके पीछे खड़े होते हैं जी। तो रमज़ान में हम उनसे बड़ा कुछ सीखते हैं, वो फ़ज़ाइल के हों या अकायद के मामलात हों, इखलाक के मामलात हों, दुनिया के हों, आखिरत के हों, हम सारा कुछ ये उन्हीं से सीख रहे हैं। तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अदब के साथ याद करते रहें, उनसे सीखते रहें, बल्कि अपनी औलादों को उनका अदब सिखाएं, उनकी मोहब्बत सिखाएं। और वो ये लोग हैं कि जो अल्लाह ताला से हमें जोड़ते हैं, हमें वो दुनिया भी सिखाते हैं कि किस तरह गुजारनी है और आखिरत भी हमारी किस तरह संवरनी है, बननी है, वो ये इल्म भी हमें देते हैं। और बिल्कुल उस्ताद की तरह होते हैं ना, जिस तरह आप उस्ताद का एहतराम करते हैं। आप टीचर, स्कूल के टीचर देख ले तो वो आपको दुनियावी चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, और इसी तरह से आप किसी आलिम की जब बात कर रहे होते हैं तो वो स्कॉलर आपको दीन का बता रहे होते हैं, तो वो आपके उस्ताद हुए। तो अपने बच्चों को भी, खुद भी, हम सब पर उनका एहतराम लाजिम भी है। अच्छा भाभी, कितना आप लोगों के लिए आसानी हो गई है कि आप लोगों की बेटियां, उन्होंने जब मौलमा का कोर्स किया है तो घर के अंदर, जिस तरह अरशद भाई भी बता रहे हैं कि काफ़ी सारे मामलात होते हैं जिसमें आपको रहनुमाई चाहिए होती है, तो जिसने पढ़ा हो, जिसके पास इल्म हो, तो आसानी हो जाती है। और जब वो घर के अंदर हो तो कौन कौन से ऐसे मामलात हैं, ऐसी कितनी आसानी आपके घर में है? जी, मेरी जब दूसरे नंबर वाली बेटी आती है ना, तो वो हमें बड़ी बड़ी अहम बातें बताती हैं। मुझे भी, ज़ैनब को भी बिठा के वो बाकायदा तलीम करती हैं। और वैसे भी माशाल्लाह रमज़ान आ चुका है, रमज़ान में इफ्तारी के बाद हमारी बड़ी बेटी है ना, जो हम सब खाने के बाद बैठते हैं और फिर उसकी तलीम सुनती हैं, वो हमें बड़ी सी बातें बताती हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। हाँ, अक्सर घरों में हमारे अब जब कि ये बेटियां मुअल्लिमा बन गई ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, मामला हो, तो वो रोकती टोकती हैं, ये इस तरह नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो इस तरह के माहौल से वाबस्ता हैं। अभी मदरसा से आई हैं और वो इल्म सीख के आई हैं, तो वो अपने इल्म का मुजाहरा करती हैं, वो नहीं देखती कि मामा है या पापा है। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग अक्सर उनको सुन रहे हैं। हाँ, घरों में ये होता है कि क्योंकि बेगम हमेशा पर्दा करती हैं, तो घर में थोड़ा हो जाता है, कभी चुन्नी इधर होगी, कभी तो वो भी इससे भी कहती हैं मामा जी ये बाल नज़र आए ना, तो फिर ये होता है। ओके, ये तो दुपट्टा यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो फिर इतना गुनाह होता है। तो यहाँ तक वो हमारी रहनुमाई करती हैं। और मैं पहले भी कह रहा था कि घर में ज़रूर एक इल्म वाला होना चाहिए। सही बात है, आपको गाइडेंस मिलती रहती है, बहुत फ़ायदा होता है। That's very true। और मैं समझता हूँ कि उलमा ने जो सबसे बड़ा काम किया है ना हमारी ज़िंदगियों में, बहुत बड़े कारनामे हैं उलमा के, बड़े बड़े, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का तारुफ करवा देना कि हमारा अल्लाह कौन है, हमें किसने पैदा किया और हम किस लिए दुनिया में आए, और दूसरा ये कि हमारा नबी कौन है, और उसके बाद कोई नबी नहीं है, और उस नबी की मोहब्बत, ये सबसे बड़ी बात है कि हम में, हमारी नस्लों में अल्लाह ताला का तारुफ आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये है कि हमारी ज़िंदगी जैसे जैसे गुजर रही है, हमारे गुनाह भी बढ़ रहे हैं और नेकियां भी अल्लाह करे वो भी बढ़ती रहें, और अल्लाह ताला हमारे मामला से दरगुजर फरमाए, नेकियों का पलड़ा भारी रहे, यही दुआ हमारी होनी चाहिए। गुनाहगार तो हम सब हैं, कहीं ना कहीं कोताही हो रही होती है, भूल चूक हो रही होती है, लेकिन जब पलड़े की बात है तो उसमें हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि बस हमारे जो नेकियों का पलड़ा है वो भारी रखना, ये हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बल्कि वो हम अहादीस भी इस तरह की सुनते रहते हैं कि वो जो घर, जिस घर में हाफिज होगा तो अल्लाह ताला उसके कहने पे कितने लोगों को बख्श देगा, कितने लोगों को बख्श देगा, आलिम होगा उसके कहने पे और ज़्यादा लोगों को बख्श देगा। तो कोशिश करनी चाहिए। हमारे ज़िंदगी में मैं समझता हूँ 2 ही बड़े मकसद हैं, एक तो हमने कमाना है ताकि पेट भर जाए, और दूसरा ये हमारी तवज्जो होती है कि हमारी औलाद जो है ना वो पढ़ लिख जाए। तो ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कमाने में हम हलाल कमाएं, और बच्चे को पढ़ाने में एक बच्चा ज़रूर ऐसा हो जिसको हम ना मदारस के साथ जोड़ें, कुरान के साथ जोड़ें, हदीस के साथ जोड़ें,
और ताकि वो घर में कभी दीनी मामलात पर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसकी रहनुमाई मिलती रहे। और इस दौरान आज हमें दुआ ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। आज वो दुपट्टे में कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चुन्नी वाली आप ही आज बन गई। चुन्नी वाली आप ही आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम आप ही। आयशा भाई बहुत शुक्रिया, भाभी बहुत शुक्रिया, बच्चों का भी शुक्रिया। क्या कह रही हैं दुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं आपको खुश आमदीद। और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम शुएब मलिक। अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें, उनके स्टैट्स आपसे शेयर करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान में जिस तरह मुताबिक कामयाबी उन्होंने अपने नाम की, तो उसमें 35 टेस्ट, 287 वनडे, 124 टी20 मैचेस और मजमूई तौर पर 12 सेंचुरियां और 61 50s बनाई हैं। मुतादिद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, किए हैं। उसके अलावा भी हम उन्हें ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं क्रिकेट के, जब भी कोई मेला सजता है जिसमें पीटीवी स्पोर्ट्स के थ्रू भी, अदरवाइज भी वो उस पर बात कर रहे होते हैं, एनालिस्ट वहाँ पर होते हैं। अच्छा, इंटरव्यूज में बहुत कम नजर आ रहे होते हैं, बहुत कम। शायद हमने लास्ट ईयर उनको एक पॉडकास्ट में देखा था, उसके अलावा ऐसे 1-to-1 इंटरव्यूज में नजर कम कर रहे होते, नजर ही नहीं आ रहे होते। आज बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगे तो हमने सोचा कि आज शुएब मलिक को प्रोग्राम में हम दावत दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अभी मैं सुन रहा था कि हाथ कम लगते हैं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि मुझे जो है दूसरी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो मैं खेलता हूँ। और मेरे ख्याल में लाइफ में आपको ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आपको करनी चाहिए। उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए मैं कल कर लूँगा, नहीं, वाई टुमारो, वाई नॉट टुडे, वाई नॉट नाउ। सो इसीलिए ना वो जरा थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता कि बंदा टाइम मैनेजमेंट ज़ाहिर मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज ऑब्वियसली। बिल्कुल। और देखें, मेरी जो अम्मी है वो सियालकोट में रहती हैं, बेटा दुबई में पढ़ता है और मैं खुद जो है काम की वजह से कराची में रहता हूँ। सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक इन 3 प्लेसेस। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत दी, इतने रिसोर्सेज दिए हुए दैट आई मेक दी एफर्ट्स एंड मीट ऑल दीज पीपल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे ही मैं जब 15 साल का था, जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू हो गई मेरी, तो वो ट्रैवलिंग की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि अगर मैं 4 दिन 5 दिन एक जगह टिक जाऊं तो छठे दिन जो है ना, समथिंग फोर्सेस मी टू गेट अप एंड ट्रैवल। तो मैं मतलब इतना यूज्ड टू हो चुका हूँ। तो आई लाइक दिस लाइफस्टाइल। दैट्स ग्रेट। सो इसका मतलब है दुबई, कराची एंड सियालकोट, ये 3 आपके डेस्टिनेशंस हैं जिसमें ये मेरे परमानेंट डेस्टिनेशंस है। पर अभी आप इस्लामाबाद में हैं तो ये आपने ऐड किया हुआ है आजकल, ये चौथा हो गया। सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? मेरा आई वुड से सियालकोट है। सियालकोट मेरा वहाँ पे यादें भी हैं, ज़रा बचपन भी है, फिर जहाँ वालिदा हो वैसे भी कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग वहीं से होता है। वैसे भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त मेरे जो है वो वहाँ से हैं। और मेरी अर्ली स्कूलिंग जो है वो कराची से है। हम लोग कराची में रहे हैं फ्रॉम 82 to 92 जो है हम लोग कराची में रहे हैं। फिर उसके बाद वालदा की वजह से हम लोग वापस सियालकोट शिफ्ट हो गए थे। उनको जो है एक थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पानी की वजह से, तो देन वी शिफ्टेड बैक टू सियालकोट। लेकिन ये है कि एसोसिएशन जो है वो जाहिर बात है जहाँ आप पैदा हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है आपकी। और सियालकोट एक छोटा शहर है, हर बंदा हर बंदे को जानता है वहाँ पे। और ये है कि घूमने फिरने की कोई ज़्यादा जगहें नहीं है। हाँ, आपको बॉर्डर की तरफ जाना पड़ता है, या अगर बारिश वाला मौसम हो जाए तो फिर आपको जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो पहाड़ भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। सही। अम्मी के साथ वैसे आपकी ज़्यादा बॉन्डिंग है, आपकी वालिदा के साथ सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए, वालिद वालिदा बहन भाई, सो आपकी अपनी वालिदा के साथ सबसे ज़्यादा है? अब बिल्कुल है। और वो इसलिए भी है कि मैं उनके साथ हर बात शेयर करता हूँ। और मेरी मतलब ठीक है, माँ का रुतबा तो खैर बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन मेरी उनके साथ दोस्ती है। तो मैं उनके साथ कोई भी चीज़ हो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। और डांट भी पड़ती है। मार पड़ी है? मार एज सच नहीं पड़ी है। लेकिन ये है कि कभी एक आधा पड़ा होगा बचपन में। तो हम सबको फ्लाइंग चप्पल तो पड़े। मुझे सिस्टर से पड़ी है मार। वो इसलिए पड़ी है कि वो चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊँ। मेरे जो फादर थे
वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। और मेरे फादर क्या करते थे कि वो मेरे स्कूल बैग में बुक्स की बजाय वो किट डाल देते थे और मुझे कहते थे इस ग्राउंड पे मैच है। वो फिर जो मेरे क्लासमेट्स थे वो घर आते थे, वो आके मेरे घर वालों को बोलते थे आज तो वो स्कूल ही नहीं आया, बस फिर फैंटी रेडी। फैंटी लगती थी। तो मतलब ये है कि लेकिन वो डर होना चाहिए घर में किसी ना किसी का, बच्चे पे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन फैंटी कभी कभी सही भी रहती है हमारे जैसों को। बहुत अच्छी। अच्छा अब तो वैसे अच्छे दौर बच्चों को बदल नहीं, गया है ना। अच्छे बच्चों को नहीं, शरारती बच्चों को। हाँ शरारती बच्चों को। तो शरारती थे? मैं अभी भी बड़ी शरारतें करता हूँ। आपने सेट पे जो बाकी के लोग हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। नहीं, वो हम गाना गाते हुए आपकी कभी वीडियोस देख रहे होते हैं और ये तो दिल के अरमा और पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, फन करना चाहिए। वो तो जब पाकिस्तान जो है का मैच हारा, पाकिस्तान इंडिया से हारा था, उस दिन आपने ये गाया था ना। हाँ जी, वो अरमा तो है ना हमारे, बहुत सारे अरमान हैं। और बहुत सारे लोगों के तो अब खत्म होते नजर आ रहे हैं हमें। पाकिस्तानी अवाम की अगर बात करें, आपको पता है क्रिकेट का कैसा क्रेज रहा है और अभी भी शायद मुझे लगता है लेकिन इवेंट के बाद डाउनफॉल आता है ना। नहीं, इवेंट के बाद भी वैसे भी अब लोग कहना शुरू हो गए कि शायद टीम परफॉर्म नहीं करी तो फिर हम भी शायद कम जाना शुरू करें देखने। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे ही हमारा जो है हॉकी जो है वो ऐसा स्पोर्ट है जो हमारा नेशनल स्पोर्ट, तो वो इतना नीचे चला गया हुआ है। ओके, मैं इसमें आप कह रहे हैं कि हमारा तो हॉकी नेशनल स्पोर्ट है, उसको फोकस करते हैं। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और हर बात में नहीं फन करता मैं। तो देखें, हम वैसे ही अब वन नेशन स्पोर्ट रह गए हैं, क्रिकेट है। ठीक है, हमें रिवाइव करना चाहिए दूसरी स्पोर्ट्स को भी, लेकिन क्रिकेट जो है हमें बिल्कुल जो होप है वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एक होप ऐसी चीज़ है कि वो आपको सुबह उठाती भी है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मतलब होप अगर आपकी लाइफ में है तो आप फिर भी जो है आपकी लाइफ अच्छी चलती है, तो वो होप नहीं जानी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। हमारा जैसे सिस्टम है, उसमें जो चेयरमैन आते हैं या चेयरमैन जो आगे टीम लेके आते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए। जब वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी तो फिर आपको क्रिकेट टीम में भी स्टेबिलिटी दिखेगी। हमें बहुत ज़्यादा ओवरनाइट जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट्स जो है ओवरनाइट दिए जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी को जब आप टाइम देंगे तो वो आपको रिजल्ट्स ज़रूर ला के देगा। लेकिन ये है कि कभी भी अगर आप किसी को आपने हायर किया है तो बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर देना चाहिए उस इंसान पे। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें थोड़ी जो है स्टेबिलिटी चाहिए, और आई एम श्योर कि स्टेबिलिटी के बाद हमें टीम के रिजल्ट्स में भी जो है कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। दैट्स वेरी राइट। और ये बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौरन से किसी एक इवेंट में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है तो आप अगर चेंजेस करेंगे तो चीज़ें ख़राब होती हैं। अब लगता है कि हमने सीख लिया इन गलतियों से, अब हम वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे टीम को लेकर। वहाँ पे मुश्किल आ जाती है जब आप अपनी गलतियों से नहीं सीखो और फिर सेम मिस्टेक्स करते रहो। इसका मतलब है फिर वो लोग चेंज होने चाहिए। इफ समवन इज मेकिंग अ सेम मिस्टेक तो फिर जो है ना वो आपको सोचना चाहिए उस चीज़ में। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी ये जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड गेट मोर टाइम। मुझे, क्योंकि मैं इनके साथ एसोसिएशन भी है, इनके वर्क एथिक्स जो हैं वो अच्छे हैं एंड दे वांट टू इम्प्रूव आवर क्रिकेट उसमें जो है। और इसीलिए मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए, वो किसी की सूरत में भी हो, वो चाहे आप सिलेक्शन कमेटी की सूरत में हो, कैप्टन की सूरत में हो, प्लेयर्स की सूरत में हो, तो जिस पे, और स्पेशली जिस पे आपने इन्वेस्ट किया हो, उनको एकदम नहीं जाने देना चाहिए। उन पे उनके साथ जो है बुरे टाइम पे आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। हाँ, आप उनकी जो इश्यूज हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेक्टिफाई करें, पाथवे बनाएं, उस पर काम करें, ताकि वो जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं उससे वो ओवरकम करें, तो एक आपको रिजल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। परसेप्शन और रियलिटी अबाउट द टीम, इज इट सेम या डिफरेंस है? जैसे एक परसेप्शन डेवलप है कि टीम की बॉन्डिंग नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, ये परसेप्शन है या ये रियलिटी है? देखिए, मैं नहीं मानता कि ये, अगर आपको अब एक घर में अगर बहन भाई भी देखें जहाँ 4-5 हों तो सेम बॉन्डिंग नहीं आपको नजर आती। किसी के साथ ज़्यादा बनती है, किसी के साथ आपकी नहीं बनती है। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर मैटर करती है कि जब अगर कोई आपका बहन या भाई कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में गया तो सब खड़े हो जाते हैं उसके लिए। तो ये आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है टू सी योर टीम विनिंग। ट्रू। तो टीम के लिए आपके डिफरेंसेस, आप पसंद ना पसंद, ये हिस्सा है जिंदगी का। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आप सबको पसंद करते हो, नहीं हो सकता। तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए हु प्लेस फॉर द टीम, हु ब्रिंग्स समथिंग टू द टेबल फॉर द टीम। वो
हिस्सा होना चाहिए वो। तो देखें अब 2009 में जो हम लोग वर्ल्ड T20 इंग्लैंड में जीते थे, तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस थे कि यार तू ये नहीं कर रहा, तू वो थे, लेकिन वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह रहेंगे। आपने क्या करना है, यू गॉट टू गो आउट देयर एंड गिव योर बेस्ट शॉट, बस यही है और यही होना चाहिए। जब हम निटी ग्रिटी चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, फिर इसका मतलब है कि जो मेजर इश्यूज हैं उससे आप हट जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मेजर इश्यूज जो हैं उन पे रहना चाहिए, फोकस ये करें नहीं कि वो किसी के साथ बनती है नहीं बनती। आप रूटीन लाइफ में देखें, 5-6 दोस्त अगर गए हों तो वो सारे थोड़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, बहन भाई आपस में नहीं बन रही होती है। एंड देन मुझे लगता है कि शायद इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो हम हाईलाइट कर देते हैं ना सोशल मीडिया पे या हम अपनी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देखें, तो शायद वहाँ से भी टीम का कॉन्फिडेंस शटर होता है क्या? बिकॉज हर कोई तो इन टच है, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब तो देख रहे हैं सब लोग। देखें वो तब इफेक्ट करता है प्लेयर्स को या किसी को भी कि जो सोशल मीडिया पे अगर पीआर कैंपेनिंग चल रही है किसी के भी अगेंस्ट, अगर उसके प्रेशर से जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं भाई आप जानते ही नहीं, अपनी प्रोडक्ट को नहीं आप जानते, या अपने बंदे को ही नहीं आप जानते। तो वो तो फिर ये ऐसे ही है कि आपके घर में कोई आ जाए बाहर वाला और वो आके आपके बहन या भाई के बारे में बोले ये सही नहीं है, तो भाई आपने सारी उम्र जो अपने बहन या भाई के साथ गुजारी है, तो आपने क्या, आपकी पर्सनल असेसमेंट कहाँ है? सही बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, उस प्रेशर से नहीं चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अगर आपने इफ़ यू हैव प्लान्ड आउट समथिंग देन स्टिक टू इट। फिर ये नहीं हो कि आप पे कोई प्रेशर आए आउटसाइड का और आप जो है आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ओवरनाइट या हर कंसिस्टेंट बेसिस पे चेंज होना शुरू हो जाए, फिर आपको कभी भी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं नज़र आएंगे। हाँ, अगर कोई प्रेशर बन गया है थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू टीवी, कोई ऐसी चीज़ बन गई है, वो स्टेक होल्डर्स शुड सिट एंड डिस्कस कि हाँ भाई उसको डेप्थ में जाके जो है उसको डिस्कस करें, फिर देखें अगर सही चीज़ है तो डिसीजन ज़रूर लो। लेकिन अगर कोई ऐसे ही मतलब हवा बनी हुई है और आप डिसीजन कर दो, तो फिर जाहिर बात है आपको उसके रिजल्ट जो हैं वो नेगेटिव वे में ही आएंगे। उससे डायरेक्ट क्रिकेट इफेक्ट होती है, और जाहिर सी बात है हम सबका एक प्यार है इस खेल के साथ, और ये अभी से नहीं है, ये तो पता नहीं कितने अरसे से चलता आ रहा है, और हम यही चाहते हैं कि ये प्यार बढ़ता जाए। बरकरार रहना तो एक अलग बात है, हम कहते हैं प्यार बढ़ता जाए, और ऑब्वियसली उसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए, क्या चेंजेस आनी चाहिए, उस पर बात करना भी इम्पॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है शोएब का अपना एक एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके करियर में सबसे मुश्किल मैच अभी तक कुछ ऐसा याद है कि अभी भी आप जब देखते हो एज एन एनालिस्ट, आप एनालिसिस भी करते हैं, बट स्टिल कोई ऐसा मैच जो माइंड में आता हो कि अच्छा ये वो मैच बड़ा मुश्किल था मेरे करियर का? ऐसा तो कोई वो नहीं था, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, और मैं इस सेंस में इस तरह हूँ कि अगर मुझे कैप्टन ने कहा है कि किसी भी नंबर पे खेलना है, तो मैंने हमेशा हाथ खड़ा किया है। कहीं पे भी फील्डिंग करनी है, हाजिर जनाब कहीं पे भी बॉलिंग करनी है, हाजिर जनाब। तो मैं मतलब इस तरह जो है ना मेरी वो सोच है। हाँ, एक मैच ऐसा था, मेरा कमबैक मैच था 2015 में। तो आई वॉज क्लूलेस व्हाट टू डू, और नेक्स्ट मेरी टर्न थी, और मैं सिर्फ ना अंदर जो है ना, मैंने अल्लाह से मैं दिल में ये मांग रहा हूँ, या अल्लाह परफॉर्मेंस हो ना हो बट एटलीस्ट इतनी हिम्मत दें कि मैं अंदर चला जाऊँ। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था जहाँ पे आई वाज लाइक कि मतलब आई हैड नो आंसर्स। मतलब वो ऐसा भी नहीं था कि ना सांस आ रही थी ना कुछ। तो मैं वो एक ऐसा टाइम था कि मैं मतलब बिल्कुल आई वाज क्लूलेस मेरे करियर में। हाँ, क्लूलेस आप तब भी होते हैं जब आप नई क्रिकेट शुरू करते हैं, तब भी आई वाज क्लूलेस, क्योंकि आपको चीज़ों की समझ नहीं होती है, फिर आप खेलते हैं एंड देन यू लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन वो 2015 वाला एक जो मेरा कमबैक था, वो मैच मैं मतलब नहीं भूल सकता। और मैच के बाद फीलिंग्स क्या थी? मैच के बाद जो था अच्छी फीलिंग्स हो गई थी। मैच के बाद दुआ कबूल हो गई थी। वो अल्लाह ताला ने बस जो है ना वो ऐसी चीज़ करवा दी। यकीन करें कि मतलब मैं पैड्स पहन के बैठा हुआ था और मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। और ऐसा नहीं था कि जब मेरी टर्न आनी थी या आने वाली थी तो कंडीशंस या जो मैच जो था वो बड़ी टफ सिचुएशन में था, ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन फिर भी मेरे जो है ना हाथ पैर वो ऐसे थे कि आज अल्लाह ताला आज बचा लो। अच्छा 2007 व्हेन यू वर कैप्टन, उस वक्त हारना, उसका एक ज़ख्म, और 2009 जब आप क्रीज पर हों और जीत जाएं, ज़ख्म भर जाता है किसी एक मैच को जिता देने से पुराना कोई? देखिए कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो दिल पे लगे वो भरते नहीं सारी उम्र। तो 2007 वाला जो था वो ऐसा ज़ख्म है कि आज भी जो है वो है। और देखें कोई भी मैच हो, जब वो आप हारते हैं तो वो आपको हॉन्ट करता रहता है, वो करता रहता है। और स्पेशली वो वाला मैच जो आपको ट्रॉफी जिताए या जो डिसाइडर हो, तो वो तो फिर हमेशा आपके जो है वो दिल में रहता है। और वो कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं जैसे मैंने कहा है कि वो जब जो ज़ख्म दिल पे लगता है वो नहीं जाता है। दिल ज़ख्मी तो नहीं है ना? दिल नहीं, दिल को खुश होना चाहिए। दिल खुश होना चाहिए। दिल खुश होना चाहिए। लाइफ में कभी भी आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, लाइफ में कभी भी आप 100% नहीं हो सकते। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। लेकिन ये है कि आपको यू गॉट टू स्टे कंसिस्टेंट। चाहे आप हाई आपका चल रहा है या लो चल रहा है, किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी एंगल में, ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट ताकि इवन जो है वो आप रह सकें। और लाइफ बहुत आसान हो जाती है अगर आप, मुश्किल काम है, वर्ड्स में बहुत आसान है बोल देना, करना मुश्किल, वो जिस पे बीतती है वही जानता है और वही दास्तान सुना सकता है। लेकिन यह है कि उसमें भी आपको आई थिंक इतना अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशंस पे, कि आप अपने आप को जो है किसी भी फेज में आप अपनी लाइफ के हो तो इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो है ओवरकम कर सको, स्पेशली व्हेन यू आर लो। कंपोज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी ना हम लोग का क्या है, जिस तरफ हवा चलती है हम उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो भाई इसका मतलब है वीक लोग हैं कि अगर आपने हवा को ही फॉलो करना है तो फिर आपकी पर्सनल लर्निंग्स जो आपने ज़िंदगी से सीखी हैं वो कहाँ जाएंगी? That's very अच्छा true. वैसे पर्सनालिटी में आपके ठहराव एट द सेम टाइम इस तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना और इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग होना, क्रिकेट का इसमें मुझे लगता है बड़ा हाथ है कि तभी आप एक बड़ा, आपके अंदर एक चीज़ आती है कि आप जब हर्डल्स, बहुत सारी सिचुएशन से गुजर जाते हैं एंड देन आपके अंदर पर्सनालिटी में एक ठहराव आ जाता है। सो इज़ इट लाइक दैट क्रिकेट का इसमें है कोई ना कोई? देखिए बहुत ज़्यादा अमल दखल है क्रिकेट का, और मेरे घर वालों का बहुत अमल दखल है, और मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं उनका बहुत अमल दखल है, बहुत सारे लोगों का ये है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब मैं घर से निकला था, आई वॉज 15 years old, जब मैं फ़र्स्ट टाइम अंडर 15 वर्ल्ड कप जो है वो खेला था इंग्लैंड में, तो वो जर्नी एक शुरू हो गई थी। फिर वो जब आप व्हेन यू मीट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ एंड देन यू स्पेंड टाइम विद डिफरेंट नेचर्स, तो फिर आपको जो है वो आप सीखते हैं उनसे। और मैं ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप जो है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ, कुछ सालों से ऐसा हुआ है। वरना मैं पहले बहुत ज़्यादा खामोश रहना जो है, और मतलब ईजी, कुछ ज़्यादा जो है इंटरैक्टिव नहीं था मैं। तो जो इंसान खामोश रहता है, ये नहीं होता कि वो बेवकूफ़ है, उसको सबसे ज़्यादा समझ आ रही होती है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो वाली आदत अल्लाह ताला ने दी कि जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम जो है मैं चुप हूँ, और मुझे तो सीखने का प्रोसेस ज़्यादा तब आपका जो है ना वो प्रोसेस में आता है कि जब आप खामोश होते हैं, जब आप सुन रहे होते हैं या आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो इन्वायरमेंट्स। और दूसरा, मैं दुनिया भर में लीग्स खेला हूँ, तो मैंने बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मैंने खाना खाया साथ में बैठ के, मैं आउटिंग के लिए गया उनके साथ, मैंने अकेले बहुत ट्रैवल किया है, बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स से जो है वो सीखा है। सम टाइम जाना फ़्लाइट का दूसरे गेट पे था, मैं किसी दूसरे गेट पे गया, बैठना किसी बस में था, मैं डिफरेंट बस में बैठ गया। तो ये सारी मिस्टेक्स जो हैं वो की हुई हैं, और उनसे फिर सीखा है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल। और देखें, जब आप एथलीट हैं तो कोई भी जो है स्पोर्ट्स, वो आपको क्या करती है, वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स ये होता है कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अब
प्रिपेयरिंग योरसेल्फ में सिर्फ ये नहीं आता कि आप ट्रेनिंग करते हैं या आप स्किल को इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें करते हैं, नहीं, आप ऑफ द फील्ड के आपकी जो चीज़ें हैं जो आपके प्रोफेशन को मतलब वन ऑफ द एग्जांपल इज हाउ टू रिकवर। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एंड ऑफ द डे तो किसी ना किसी की टूवर्ड्स तो है और वो फुलफिल करनी है आपको, वरना जिंदगी आगे नहीं चलती, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाती है। तो वो यस आई वुड से कि क्रिकेट ने जो है बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनाया है, ठहराव आया है पर्सनालिटी में। शोएब भाई एक थोड़ी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं ब्रेक से वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू भी करेंगे। थोड़ा सा उनकी फिटनेस के राज पे भी हमें बात करने की, क्या करते हैं, जिम कितने घंटे करते हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं आप खुशामदीद। शोएब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हो रही है गपशप। अब जरा वो सवाल रखते हैं जो कि आई एम श्योर के नॉट मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन बट आई एम श्योर वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है, जो बड़े फिट होते हैं। उनसे पूछा जाता है आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तो शोएब भाई से हम सवाल जरूर पूछेंगे ये कि व्हाट डू यू डू फॉर दिस फिटनेस। आई ट्रेन एंड आई ट्रेन हार्ड। ओके, एक तो ये हो गया। राइट। फिर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट आपको राइट जो फूड है उसकी इनटेक आपकी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई मेक श्योर दैट आई डोंट फिल्ड माई टमी, जहाँ पे जो है ना फिर उठने का भी ना दिल करे, और जब आप उठने लगे ना खाना खा के तो आवाज़ें आए ओ ओ ओ वो वैसा खाना मैं जो है ना मैं कभी भी पेट नहीं अपना फुल करता। शुगर से मैं जो है अवॉइड करता हूँ। राइट, रिफाइंड शुगर नहीं लेते? नहीं, मैं कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, मीठा नहीं खाते? मीठा तो जीरो है। ओके। हाँ, अभी मैंने कुछ थोड़ा सा मेरा दिल करता है, मुझे कुल्फ़ी वाला फालूदा बहुत पसंद है, तो वो मैं अगर 3-4 महीने में एक दफ़ा जो है ना वो मैं 3-4 महीने में एक मरतबा जो ये इतनी पसंद है वो भी 3-4 महीने में एक दफ़ा एक दफ़ा जो है ना, लेकिन फिर मैं वो दबा के खाता हूँ जैसे लोग खाना खाते हैं ना। मैं वैसे खाता हूँ। तो आप एक्चुअल जो चीट मील होता है आप उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। और कुल्फ़ी भी बहुत अच्छी होती है। ओके। और वो सियालकोट में एक जगह है और अम्मी को मैं जब भी सियालकोट जाऊँ तो वो कहती हैं पुत्र ऊना है खाना है, तो मैं उनको कहता हूँ नहीं अम्मी अभी 3-4 महीने नहीं हुए हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है, वो मेरी जो है चीट मील आप उसे कह सकते हैं। दूसरा ये है कि खाने का मैंने बोला, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये नहीं कि एक दिन के लिए ये काम करना है या 2 दिन के लिए ये काम करना है, ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, डेली रूटीन। और मेरी ये रूटीन है। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे आई ऑल्सो गेट फैसिनेटेड व्हेन आई सी अदर पीपल ईटिंग जो है जंक फूड इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे ये भी नहीं याद कोई बिरयानी खा रहा हो आपके सामने बैठ के, बिरयानी में थोड़ी सी चख लेता हूँ। बिरयानी की खैर है, बिरयानी में चख लेता हूँ। जंक फूड में नहीं आते। नहीं वो कुछ लोग कहते हैं ना अच्छा हम बिरयानी भी नहीं खाते, स्पाइसेस होते हैं ऑल दैट, डाइट के साथ अपने हाँ, स्पाइसेस वाली नहीं खाता मैं। लेकिन ये है कि बिरयानी मतलब आप पुलाव खाते हैं? मैं पुलाव खाता हूँ। तो यखनी वाला पुलाव तो वैसी अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो खाने वाली हो गई। फिर आपकी वो रूटीन जो है, डिसिप्लिन लाइफ आ गई आपकी, जो इससे भी या सारी चीज़ों से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यस। और मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो मेरी ट्रेनिंग देती है, राइट फूड देता है। और हाँ, कुछ साल पीछे चले जाएं तो मेरी उस तरह नींद नहीं होती थी, बट अब मैं आई मेक श्योर दैट आई स्लीप फॉर 8 आवर्स। ओके, मैंडेटरी 8 आवर्स। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू डोंट रिकवर वेल, यू नॉट गोइंग फॉरवर्ड, यू गोइंग बैकवर्ड्स। ऐसे ही है। तो वो सोना, आप एज भी थोड़ी सी ऐसी है ना कि ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। गूगल आपकी ठीक एज बताती है?
बिल्कुल सही बताती है। मैं 96 में अंडर-15 वर्ल्ड कप खेला हूँ। जो एज गूगल बता रहा है वो ठीक बता रहा है, एंड नाउ मेंटेन बड़ा अच्छा उन्होंने रखा है अपने आप को, भी मस्ट से दैट, जिसमें उन्होंने बता दिया जी कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन ईटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज यू ट्रेन हार्ड, ही आपने इस जुमले से स्टार्ट किया था। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इसके और मैं अलावा इसके साथ बहुत सारी दूसरी स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। यस, मैं आई वाज अबाउट टू आस्क, क्रिकेट के अलावा कौन सी आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स में आता है? वैसे तो फुटबॉल है। ओके। और फुटबॉल में थोड़ा वो तो मैं अभी भी जब भी मैं कराची में हूँ, आई हैव अब दोस्त बन गए हैं कराची में, तो मैं उनके साथ जाता हूँ वहाँ पे। मोइन खान जो है क्रिकेट एकेडमी है, बट दे हैव अदर फैसिलिटीज़ टू, जिसमें स्क्वॉश है, जिसमें फुटबॉल है, तो वो प्रॉपर फील्ड बनी हुई है वहाँ पे। क्रिकेट ग्राउंड तो है ही, अब वो पैडल भी जो है उसके भी कोर्ट्स बनाना शुरू मेरे ख्याल में कर ही दिए उन्होंने। सो मैं आई एम इनटू लाइक अदर स्पोर्ट्स टू, तो मुझे जो है वो भी एक रीज़न बन जाता है, स्पेशली जब आप फुटबॉल खेलते हैं या आप स्क्वॉश खेलते हैं, तो आपकी लेटरल मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाती है। और क्रिकेट में मोस्टली तो खैर फ्रंटल मूवमेंट्स है, बट लेटरल मूवमेंट का भी उतना ही अब जो है अमल दखल आ गया, स्पेशली जब आप फील्डिंग की बात करते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये भी एडवांटेज है कि मैं दूसरी स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ और खुश हो के खेलता हूँ और कम्पीट करता हूँ। मतलब अभी वो पैशन नीचे नहीं गया कि कोई बात नहीं अगर हार गए, नहीं भाई, दूसरी स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, हारना नहीं। हार जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब आपके अंदर ये वाला आपकी जो चीज़ अगर आपके अंदर हो कि हार मंजूर नहीं है, दैट्स व्हेन योर बेस्ट कम्स आउट। रियली? और हार और जीत तो खेल का देखें, हिस्सा जब है। वो आपकी इज्जत पे लग गई ना बात, तो इज्जत पे लगी हुई बात तो क्या वो फिर कहता है कि वो तो फिर आप ये है कि कोई पहलवान भी आपके सामने आ जाए स्ट्रांग, और आप मेरी तरह का कोई तीली हो, तो अब अगर इज्जत पे बात आ गई तो बस भाई, अच्छा, तो सारी बात यहाँ ये मैं पढ़ जाऊंगा उसे। इज्जत पे बात आ गई है, अब चाहे सामने पहलवान है, कुश्ती होगी, पहलवान है या जो मर्जी है। अच्छा, अब नहीं भाई, अब नहीं, अब हाँ मुझे बिल्कुल जाया कर दो तो ठीक है, वरना मैंने पंगा ले लिया, पंगा एंड तक चलेगा। गुस्सा आता है वैसे? अच्छा सवाल है। आता है, कम आता है, लेकिन जब आता है तो बड़ा हाई इंटेंसिटी का आता है। ओके। लेकिन हाई इंटेंसिटी वाला ऐसा नहीं होता कि मैं मारपीट शुरू कर देता हूँ या गालियाँ शुरू कर देता हूँ, नो, ऐसा नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया ना जहाँ पे, वहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ऊंचा नहीं बोलना, चीख नहीं मारनी, जो अक्सर लोग होते हैं ना शाउटिंग स्टार्ट कर देते हैं, एंड कुछ लोग कहते हैं चीजें तोड़ते हैं तो हमारे दिमाग को सुकून नहीं, ये मिलता है। चीज़ें तोड़ना, मारपीट वाला गुस्सा या गालियाँ देने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे जो फोरहेड की जो नर्व्स हैं वो ज़रूर बाहर आ जाती हैं, बता देती हैं, वो बता देती हैं कि भाई आप जो है ना मीटर जाम हो गया है, मीटर जाम हो गया है, तो आप थोड़ा साइड पे हो जाओ। तो आप खुद साइड पे हो जाते हैं। देखें, जब तक आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नहीं फ्लोट करेगी ना, तो आप उल्टी चीज़ें करेंगे। ओके। तो आपको लंबे सांस लेना बड़ा ज़रूरी है। वो तो प्रेशर सिचुएशन में भी जो है, अगर आप क्रंच सिचुएशन में, जैसे आप क्रिकेट मैच में भी हैं, तो नई चीज़ों की समझ आ रही है, तो आप लंबे सांस लें, तो आपको थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी में, तो थोड़ी सी आपको जो है ना, जब दिमाग को लगता है ब्लड जाके, तो वो फिर दिमाग कहता है वो नहीं, ये करना है। और फिर जज्बाती फैसले नहीं होते। जज्बाती फैसले, देखें, आपको गुस्सा आया हो, आपका फिर भी आपकी ईगो पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर भी आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, बट उसको पॉसिबल जो लोग बना लेते हैं वो फिर दूसरे लोगों से 2 स्टेप्स आगे होते हैं। एब्सोल्युटली। इसीलिए मेरे ख्याल में आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा गुस्से में भी कंट्रोल होना चाहिए, कि आप जो है ना साइड थोड़ी देर के लिए, दैट्स द बेस्ट वे कि आप उससे एस्केप करें, उस सिचुएशन से, बेसिकली खुद एस्केप कर जाए, कोई और अगर नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग जगह पे आ जाता है, कुछ लोगों का, कुछ का नहीं भी आता। वैसे भी मुझे बताएं, दुनिया में कोई ऐसी बैटल है कि जो एक ही दफा होगी और खत्म हो जाएगी? वहाँ पंगा ले लें, वहाँ आप जो है जान की बाजी लगा लें। लेकिन देखें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे। सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि यार साइड पकड़ लो भाई, साइड पे हो जाओ, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती है। और उससे भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो अगले को, वो समझ आ भी रही है, क्या उसको समझ भी आ रही है। चाहे आपके वर्ड्स शायद वो इतने आसानी वाले नहीं आप इस्तेमाल कर रहे, या अगले बंदे को नहीं समझ आ रही है,
तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इसीलिए इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है वाकई। ज़िंदगी में कभी कोई जज्बाती फैसला किया जिसका रिग्रेट आज हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, कोई फैसला आपको लगता हो कि ये मेरा जज्बाती फैसला था और उस पर मुझे रिग्रेट है, शायद ऐसा ना होता तो ऐसा होता? देखिए, कोई इंसान ये बोले कि मैंने जज्बाती फ़ैसले नहीं लिए, वो चाहे छोटी नौयत के हों, बड़ी नौयत के हों, कैसे भी हों, तो वो गलत कहता है। जज्बाती फ़ैसले हम लोग लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उससे क्या है कि आपको सीखना चाहिए उन जज्बाती फ़ैसलों से। और अगर आप सेम सिचुएशन में नेक्स्ट टाइम के लिए आप चले गए हैं, तो फिर जज्बात नहीं आने चाहिए, फिर सेंस आनी चाहिए उस फैसले में। तो इसीलिए बेहतर ये है कि सोच समझ के जो है वो कोई फ़ैसला लें, उसकी पूरे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो आप देख लें क्या हैं, फिर उसके बाद आप एक ऐसी जगह पे पहुँचें कि जहाँ पे एटलीस्ट आप जो है बेटर पोजीशन में हो इन योर लाइफ। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, चूँकि अभी डिस्कशन हम करते हो आपके प्रोफेशनल लाइफ से मुतालिक है, लेकिन मैं एक और भी आपसे जानना चाहता, आपने जब आगाज़ में कहा कि सियालकोट, कराची एंड दुबई, चूँकि ज़रा बेटा दुबई में है, प्रोफेशनली आपके कमिटमेंट्स ऐसे हैं, आपकी कराची में है, मदर आपकी सियालकोट में है, तो बेटे के साथ जो टाइम स्पेंड करने जाते हैं शोएब भाई, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो, हाउ इज़ योर बॉन्ड विद इज़हान? उससे वो एक, ठीक है मेरा बेटा है, बट उसके साथ वो जो एक रिलेशनशिप है वो एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप है। ही कॉल्स मी ब्रो। अच्छा। हाँ, मतलब मैं भी उसको कभी कभी जो है वो ब्रो बोलता हूँ। दूसरा ये है कि मैं उससे कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में एटलीस्ट 2 दफ़ा जो है मैं उससे मिलूँ दुबई जाके, और फिर मैं जितने दिन भी वहाँ रहता हूँ, आई मेक श्योर आई ड्रॉप हिम टू द स्कूल, आई पिक हिम अप फ्रॉम द स्कूल। फिर उसकी क्लासेस होती हैं, जैसे टेनिस क्लास को जाता है, जैसे वो फुटबॉल की क्लास को जाता है, मैं उसको जो है वहाँ वो सारी एक्टिविटी जो है मैं उसके साथ करता हूँ। फिर अगर किसी दिन उसका ऑफ डे हो तो मैं हम लोग पार्क जाते हैं, क्योंकि उसे भी फुटबॉल का बहुत शौक है। तो मुझे कहता है, आप मतलब बाबा आई वांट टू प्ले अ प्रॉपर मैच अगेंस्ट यू। तो वो मैच भी पार्क में चलता है जाके। तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। एवरी डे वी कनेक्ट ऑन अ वीडियो कॉल एंड वी डू डिस्कस। मैं पूछता हूँ कि हाउ वाज योर डे और हाउ इज़ योर डे गोइंग, वो मुझसे पूछता है व्हाट यू डूइंग बाबा। मतलब बड़ा अच्छा बॉन्ड है। और मेरे ख्याल में पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सवाल किया था कि मेरा जो है मैं अम्मी के जो है क्लोज हूँ, तो मेरा उनके साथ दोस्ती वाला वो है। तो मेरा मेरे बेटे के साथ भी जो है ये है। उससे ये होता है कि आपकी जो आप एज पेरेंट्स आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करें। सो हमें उनको वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है वो आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर सके। सो मेरा इज़हान के साथ फादर नहीं है बिल्कुल, नॉट एट ऑल। मैंने आज तक उसे डांटा भी कभी नहीं है। नहीं, never in my life. Do you want him to be a cricketer? Being a cricketer, मेरी ज़ाहिरी बात है आप चाहते हैं, बट मैं उससे क्रिकेट नहीं एक्सपेक्ट करता। मैं हाँ ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो कोई और जो है वो स्पोर्ट खेले, और स्पोर्ट्स तो वो खेल रहा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है ही इज़ टू यंग टू डिसाइड कि वो किस तरफ जाता है। एंड दिस इज़ व्हाई we make sure that we provide him all the resources जो हमारे कंट्रोल में हैं, और फिर एंड ऑफ द डे वो उसका डिसीजन है जब वो थोड़ा बड़ा होगा, which way he wants to go, what sport he wants to play, so it's entirely up to him. तो ऑब्वियसली छोटा बच्चा भी तो एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को और कहाँ उसका इंटरेस्ट है, एंड देन ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़ा होगा तभी वो, बल्कि अगर देखें आजकल के जो बच्चे हैं वो वैसे ही बहुत स्मार्ट है, हमारी तरह वो स्लो नहीं है। एग्जैक्टली आप तो स्लो नहीं, 15 साल में बाहर हमारे नहीं, 15 साल में इधर हम 5-6 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल तो फिर भी बहुत बड़ा जो है वो नंबर है एक। तो वो तो उसके साथ जो है ना, मैंने उससे ना ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ओके इफ यू हैव टू चूज वन स्पोर्ट, तो कौन सी जो है आप चूज करोगे? तो उसने कहा बाबा आई एम टू यंग राइट नाउ, दिस इज व्हाई आई प्ले टेनिस एंड सॉकर, बट व्हेन आई ग्रो ओल्डर then I will be able to decide. Wow. तो मतलब अगर 6 साल का बच्चा ऐसी बात करता है
हम तो 25 साल के भी नहीं इतनी गए। सेंस तो थी, हम तो वाकई 25 साल में भी आके ये नहीं लगता पता है था कि क्या करना है। एग्जैक्टली होता है कि अच्छा सही किया गलत किया। तो वाकई जो आजकल के बच्चे माशाल्लाह दे वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी सेंसिबल, कि उनको पता है कि उन्होंने अपना पाथ कैसे डिसाइड करना है। एंड देन पेरेंटिंग भी बहुत मैटर करती है कि बिल्कुल आप करती लोगों है, ने भी बिल्कुल करती है। एक ऐसा माहौल दिया हुआ है जहाँ पर बच्चे को एक्सपोजर भी है, वो सीख भी रहा होता है और उसी से उसकी जो है ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। फ्रीडम जरूर देना चाहिए, कंट्रोल्ड फ्रीडम, जहाँ पे आपकी सर्वेलेंस भी है, यस, लेकिन आप फ्रीडम भी दें, क्योंकि जब फ्रीडम मिलता है तो आप सीखते हैं। ट्रू। जब अगर आप वरना वो बच्चों को अगर आप बड़ा कर रहे हो ना, और हर वक्त आप मतलब ऐसे ऊपर उनके सर्वेलेंस साथ पे हैं, रखा हाँ। हुआ है उनको, तो फिर ना वो बड़े होके, देखिए बड़े होके आपने अकेले डील करना है, हाँ। किसी भी चीज में आपने अकेले डील करना है। बिल्कुल। तो आपको अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि जब अकेले उसको डील करना पड़े तो उसकी हर चीज जो है उसको कंट्रोल हो, उसके इमोशंस हो, या कोई भी चीज ऐसी है, व्हेन द पर्सन इज अलोन, तो फिर दिमाग भी चलना चाहिए, यस, फिर जो है आपके इमोशंस जो है उस पर भी आपको समझ आनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों पे सर्वेलेंस ज़रूर रखें, बट मेक श्योर कि आप फ्रीडम भी दें। फ्रीडम दें, बच्चे को सफोकेट ना करें कुछ, क्योंकि बच्चा अक्सर उन्हीं चीज़ों की तरफ जा रहा होता है जिससे आप रोक भी रहे होते हैं। तो एक बेहतर माहौल वो होता है ना कि बच्चा बाहर जाकर पूछे, बेहतर है वो आपसे पूछे एंड देन आप उसको बताएं एक सेफ एनवायरनमेंट में, और एक अच्छी चीज़ अच्छे से आप उसको गाइड कर सकें। अच्छा जी, ज़रूर दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती बहुत parents important की है। बच्चों के साथ। शुएब, गोल्स अभी क्या हैं ज़िंदगी के? अभी मैं इंजॉय करता हूँ ग्राउंड जाना। जैसे मैं ट्रेनिंग, दैट आई सेड आई ट्रेन हार्ड, तो क्रिकेट फील्ड में भी मुझे अभी जाना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई स्टिल थिंक आई एम गुड इनफ क्रिकेटर, आई स्टिल थिंक आई एम फिट इनफ माशाल्लाह, कि मैं compete कर सकता हूँ। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला हुआ है कि मुझे पाकिस्तान टीम, जो दो फॉर्मेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है। तीसरा एक T20 वाला फॉर्मेट है, उसमें मैंने कहा था कि मैं जब क्रिकेट छोड़ूंगा तो मैं एक ही दफ़ा जो है हर चीज़ से वो है क्रिकेट छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने में। आपको इंटरेस्ट नहीं है? और वैसे कहते हैं अभी भी लोग आपको खेलना चाहिए, आपको यू आर फिट इनफ, तब कहते हैं जब वो टीम अगर हारती है। अच्छा। तो फिर जब याद अगर आप आती है। होटल्स में अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ होटल में रुका हूँ, तो वो बोलते हैं कि जी वापस आ जाए, आप ही चले जाएं, ये नहीं कहते? अब नहीं, वो बस ये कहते हैं कि वापस आ जाए। लेकिन हम लोग देखें, हम लोग एज अ नेशन जो है वो बहुत अग्रेसिव कौम है, हमें जो है रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट्स के पीछे प्रोसेस है। हम वो प्रोसेस को नहीं समझना चाह रहे, वो प्रोसेस को हमें एज अ नेशन समझना है। यस, और हमें जो है पेशेंस दिखाने हैं। अगर हम पेशेंस दिखाएंगे तो आपको चीज़ें जो है वो आगे चलती हुई जो है नज़र आएंगी। और दूसरा, आपने मेरे गोल, ये तो क्रिकेट की बात हो गई थी, दूसरा गोल ये है कि मुझे हाई इंटेंसिटी वाली अभी भी दूसरी स्पोर्ट्स खेलनी है। ओके, तो गोल में नहीं आ जाता ये, बट ये आता है कि ये मतलब ये चीजें ना आई ऑपरेट बेटर। ओके, तो हमारी लाइफ में ना अपने आप से बैठ के ये भी पूछना चाहिए कि यार मैं कब जो है मैं मेरे फेस पे स्माइल रहती है, कब मैं हर एक से अच्छे से बात करता हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे जो है ना आई ऑपरेट बेटर, कि अगर मैं जो है ये स्पोर्ट्स खेलता हूँ या मैं ट्रैवल करता हूँ तो आई ऑपरेट बेटर वो टुवर्ड्स एनीथिंग। ओके, सो आई मेक श्योर कि मैं वो चीज़ें करता हूँ। खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुश बिकॉज़ रहने आप की खुश हैं कोशिश। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख सकते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके अंदर शोर है, तो फिर आप कैसे फिर एक पीसफुल एनवायरनमेंट बाकियों के लिए उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी ये चीज़ है कि आप सबको खुश रख भी नहीं सकते, तो मतलब इतना भी नहीं, आप जो है ना एफर्ट डाल देनी चाहिए आपको कि आप जो है ना, हाँ आप हेल्प ज़रूर करो, लेकिन आप मतलब इतना नहीं कि वो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने शुरू हो ना जाए। करें, हाँ मतलब ओवरडू ना करें, ओवरडू भी ना करें, yes, ओवरडू भी ना आप करें, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करें, उतना ही करें। दैट्स वेरी राइट। शुएब भाई, एट द एंड ऑफ द शो कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं अपने नाजरीन को, जितना ज़िंदगी से आपने सीखा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अदरवाइज जो आपने सीखा, अब आप चाहते हैं कि आप एक पैगाम दे सकें इतने सुनने वालों को?
बड़ा सिंपल सा है, स्पेशली ये तो हमारे कल्चर के साथ भी रिलेट होता है। बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं यकीन करना चाहिए। वो क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो एक तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपका रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब करती हैं। सुनी सुनाई बातें, तो सुनी सुनाई बातें करने वाले बड़े लोग मिलते हैं और वो आपसे करते हैं, तो वो अवॉइड करें सुनी सुनाई बातों पे। अगर कोई किसी ने बोल भी दिया, वो 1-2 मिनट का गुस्सा आ जाता है। डिफरेंट नेचर्स के लोग हैं हम लोग, तो कोई जो है वो इधर से सुन के इधर से निकाल देता है, कुछ के रह जाती है 3-4 दिन के लिए, कुछ क्या करते हैं कन्फ्रंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर कुछ जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट नेचर हैं। सो बेस्ट वे टू डील विद दिस कि आप जो है ना फारिग करें, आप फारिग करें एंड मेक योरसेल्फ, या आप ऐसी सराउंडिंग्स में रहें जहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। एब्सोल्युटली, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको जो है ना आपकी मतलब लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर कर देता है। आपकी लाइफ में पीस, हम सबको क्या चाहिए ज़िंदगी में? पीस चाहिए। तो पीस तो आपको यही चीज़ें देती हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और दूसरे की बातों का यकीन। वरना खामखा बिजी है, कोई काम भी नहीं है, आप बिजी हैं, ऐसे कान में आगे किसी ने कुछ बोल दिया, आप बिजी हो गए भाई। आप सोच रहे हैं या कन्फ्रंट करें, आप रिएक्ट कर रहे हैं। भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह ताला ने दी, ये दिमाग दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, आंखें दी हुई हैं, हाथ पैर दिए हुए हैं, उसको पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल करो। हंसी मजाक जरूर करो, अच्छी अच्छी मीम्स बनाओ, हंसी मजाक करो, लेकिन अच्छी मीम्स की तरफ नहीं अच्छी भी बनती है, बड़ी कम अच्छी मीम्स बनती है। नहीं, हाँ अच्छी मीम्स बनाओ, हाँ हंसी आती है, बिल्कुल होना चाहिए, फन एलिमेंट होना चाहिए। ऐसी मीम्स ना बनाना जिससे किसी की पर्सनल लाइफ मुतासिर हो। बिल्कुल नहीं, इसीलिए अच्छी मीम्स वही है जो मतलब आप लाइट नोट पे आप जब मजाक करते हैं, आप पर्सनल अटैक नहीं करते। एब्सोल्युटली, मजाक हो, मजाक उड़ाया ना जाए ना, सादी सी बात है। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें और क्रिएट भी करें। शोएब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, प्लेजर हैविंग यू, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।